हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। एक तो 11 स्टैंडर्ड्स से रिलेट कर रहा था, दूसरा 12th में उसको डिवाइड करने के पीछे का मोटिव जो था वो यही था कि कैपेसिटर को आप सही ढंग से पढ़ पाओ। कैपेसिटर पर एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। तो लेक्चर को यहाँ पर स्टार्ट कर देते बच्चों, ज़्यादा कोई डिस्कशन यहाँ पर नहीं करना है। सबसे पहले हम कैपेसिटर किस चीज़ को बोलते हैं, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता है, किसी बॉडी पर हम लोग चार्ज जब देते हैं, चार्ज देना का मतलब यही होता है या तो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज, और इसका एक ही मतलब निकलता है, इधर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू दैट बॉडी या फिर इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पे से निकाल लिए। ये कब हमने पढ़ा है? 11th स्टैंडर्ड का जो हमने 2 दिन पहले लेक्चर लिया था, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर कर लिया। तो अभी उसके आगे वाला कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये एक मेटल की बॉडी है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसी का टेक्निकल मतलब क्या है? इस पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, किसी ने इस पर से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, निकाल लिए। तो होता क्या है, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लूँगा, तो अभी मैं कैसा है कैपेसिटर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा ऐसे बात करूँगा कि मान लो इस बॉडी को हम लोग पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, लेकिन आपको समझ रहा है पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का निकाल लेना, ये सही तरीका है। तो कोई बात नहीं, इस पर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा वैसे वैसे एक चीज़ और नोटिस की गई है, इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस। इसका जो पोटेंशियल होगा दैट इंक्रीजेस। तो पोटेंशियल जो होगा वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका एक प्रपोर्शन मिला है, इसका एक प्रपोर्शन मिला है। और प्रपोर्शन क्या मिला बच्चों? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। वास्तविकता में ये था, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो V प्रोपोर्शनल टू Q था। मतलब जैसे जैसे हम लोग इस पर से चार्ज निकालना शुरू करते हैं, इस पर पोटेंशियल डेवलप होना शुरू होता है। लेकिन इस डेवलपमेंट को, इसको मॉडिफिकेशन इस तरीके से दिया है, सो Q प्रोपोर्शनल टू V दिया गया। सो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डाल दिया इस पर C, तो कैपेसिटी C, कैपेसिटेंस इसको कह दिया जाएगा, सो Q इक्वल टू CV। ये एक फॉर्मूला है। तो इसमें एक गलत फहमी जो है वो ये आ जाती है, जैसे कि मान लो यहाँ पर चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो चार्जेस और पोटेंशियल, इस पर कैपेसिटी डिपेंड होती है क्या? तो देखो बच्चों, अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा यहाँ देखता हूँ तो मुझे दिखेगा C कैन बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। तो ये दिखता है, लेकिन मैं बात करूँ बच्चों, C इज अ कांस्टेंट एंड कैपेसिटी, ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना, डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड V। ये दोनों पर भी डिपेंड नहीं करता है। आर यू गेटिंग दिस? सो C इज Q डिवाइडेड बाई V, कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड V। Q एंड V पर यह डिपेंड नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट होगा। आप सोचोगे यार ये पर चार्ज है, पोटेंशियल है, लेकिन आप समझ लो, चार्ज बढ़ा तो पोटेंशियल बढ़ता है, चार्ज घटा तो पोटेंशियल घटता है। दोनों इस प्रोपोर्शन में काम कर रहे हैं कि यहाँ पर चार्ज और पोटेंशियल का डिफरेंस रेशो हमेशा सेम ही रहेगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। दूसरा, Q प्रोपोर्शनल टू V है, तो Q को अगर Y एक्सिस पर डाल दिया जाए, V को X एक्सिस पर डाल दिया जाए, तो बच्चों यहाँ देखिए एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर ग्राफ पे क्वेश्चन आता है Q और V की, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अगर V प्रोपोर्शनल टू Q भी रखे तो भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, लेकिन थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर Y एक्सिस पर Q है, X एक्सिस पर V है, पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने यहाँ पर दे दिया इंटेंशनली। तो Y एक्सिस देखिए, आप जब स्लोप निकालते हो तो स्लोप निकालने का तरीका ये होता है, Y कोऑर्डिनेट्स मतलब ये Y, डेल्टा Y और डेल्टा X करना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए Y एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो चार्ज है, और X एक्सिस का जो कंपोनेंट या फिर X एक्सिस पर जो फिजिकल फिनोमिनन है, फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज पोटेंशियल है। तो Q बाई V, Y बाई X, Q बाई V। तो Q बाई V पता है क्या है? Q बाई V पता है क्या है? तो Q बाई V बात करें तो C है, दैट इज कैपेसिटेंस। तो इससे बात क्या चल रही है, इससे पता क्या चल रहा है, जिस ग्राफ का अगर आपको स्लोप दिखे तो यहाँ स्लोप है, स्लोप का मीनिंग क्या हो रहा है? कैपेसिटेंस हो रहा है। लेकिन Y एक्सिस पर चार्ज होना चाहिए और X एक्सिस पर पोटेंशियल होना चाहिए। तो मान लीजिए कोई ऐसे ग्राफ मुझे दे दे, यहाँ पर V दे दे और यहाँ पर Q दे दे, और बता दिया जाए कि भाई यहाँ पर ना दो अलग अलग ग्राफ है, मान लीजिए ये एक
ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है। ये किसी एक कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी सेकंड कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किस कैपेसिटर का कैपेसिटी ज़्यादा है? तो देखिए ए और बी अगर बात करें तो कैपेसिटी किसका ज़्यादा है? तो यहां पर देखो ज़्यादा स्लोप मतलब ज़्यादा कैपेसिटी। बात समझ में आ रही है? जितना ज़्यादा स्लोप, स्लोप का मीनिंग ऐसा, स्लोप ऐसे बढ़ता है, जितना एंगल बढ़ेगा, जितना स्लोप बढ़ेगा इतना एंगल बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा एंगल बढ़ेगा। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है तो ये ऐसे 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 ऊपर जा रहा है, तो जितना एंगल बढ़ेगा उतना स्लोप बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन कैपेसिटी ऑफ ए आना चाहिए। कन्विंस हो आप इस चीज़ से कि कैपेसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन कैपेसिटी ऑफ ए की कैपेसिटी से ज़्यादा हो, क्योंकि बी का स्लोप जो है ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? ज़्यादा स्लोप ज़्यादा कैपेसिटी, तो बी का स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। यहां पर एक क्वेश्चन डाला है, इस क्वेश्चन को थोड़ा आपने ट्राई करना है। तो क्वेश्चन क्या है? द ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल वी अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ टू कैपेसिटर ए एंड बी वर्सेस इंक्रीज इन द चार्ज क्यू स्टोर्ड इन देम। लेकिन एक चीज क्या आपने नोट की है बच्चों, यहां पर y एक्सिस में पोटेंशियल आया है और इस पर ये चार्ज आया है क्यू, और नीचे जो ऑप्शंस दिए वो कैपेसिटी से रिलेटेड है, मतलब दोनों की कैपेसिटी को कंपेयर किया गया। तो इस ग्राफ में देखिए पोटेंशियल वर्सेस क्यू की ग्राफ में देखिए, अगर मैं यहां पर स्लोप निकालता भी हूं तो स्लोप इज पोटेंशियल डिवाइडेड बाय क्यू होना चाहिए, जो कि 1/c होना चाहिए। तो इससे ये चीज पता चली है कि c कैन बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। तो देखो क्या होगा, इसमें हमें एस्पेक्ट चेंज करना पड़ेगा, हमें जो हमारी सोच है थोड़ी बदलनी पड़ेगी। क्यों बदलनी पड़ेगी? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया y एक्सिस पर क्यू था, लेकिन इन्होंने पोटेंशियल भी y एक्सिस पर दे दिया। तो भाई c इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। यहां पर स्लोप निकालना है तो स्लोप में हमेशा y की फिजिकल क्वांटिटी पोटेंशियल और x की फिजिकल क्वांटिटी चार्ज। तो देखो स्लोप का मीनिंग होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये सारी चीज़ें टेक्निकल में जितना आसान, मैथमेटिक्स का कम इस्तेमाल हो उस हिसाब से मैं सिखा रहा हूँ। तो फिजिकल क्वांटिटी ऑन y एक्सिस डिवाइड बाय फिजिकल क्वांटिटी ऑन x एक्सिस, इस हिसाब से देखिए तो भाई 1/c आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, स्लोप पर डिपेंड होता है। देखो तो कैपेसिटी c इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप होने की वजह से क्या होगा, मोर स्लोप लेस कैपेसिटी, ये हो जाएगा। तो देखिए स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए होना चाहिए। ठीक है, तो स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो कैपेसिटी ऑफ बी इज लेस देन कैपेसिटी ऑफ ए होना चाहिए। तो ए का दैट इज कैपेसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कैपेसिटी ऑफ बी होना चाहिए। तो क्या आएगा, कैपेसिटेंस ऑफ ए हैज अ हाई वैल्यू और कैपेसिटी ऑफ ए इज 2 टाइम्स द कैपेसिटी ऑफ बी। तो 2 टाइम्स हम बताएंगे कैसे, किस बेसिस पर बताएंगे? क्योंकि हमें एग्जैक्टली स्लोप कितना है ये नहीं पता। स्लोप अगर पता करना होता तो इसके बीच के अगर एंगल होते तो एंगल का आप tan निकाल दो तो आपको स्लोप मिल जाता था। तो अभी फिलहाल यहां पर ये इससे रिलेटेड कोई लॉजिक नहीं बन रहा कि एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकाले। स्लोप अगर बात करें तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। अगर tan थीटा की वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू होती है तो मैं निकाल भी पाऊं यहां पर। ओके बच्चों, तो ये आना चाहिए सही ढंग से, ये आना चाहिए आंसर। उसके बाद देखो क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो ये जो पॉइंट है ये मैंने एडिशनल डाल दिया, 2-3 पॉइंट ऐसे एडिशनल डाले जिस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं और ऑलरेडी आ भी चुके हैं। तो थोड़ा सा इस पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। वो छोटी चीज़ है। देखो इसके पहले आर्टिकल में आपने पढ़ा है कि कोई कंडक्टर अगर है या फिर स्फेरिकल शेल है, उस पर कोई चार्जेस दे देता है, तो जब चार्जेस दे देता है तो चार्जेस जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ऑल ओवर द सरफेस। तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर, जो मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा दिया। तो अभी तो आपको पता है चार्ज बाय पोटेंशियल, तो चार्ज बाय पोटेंशियल इसमें एडजस्टमेंट करा देता हूँ। इसी का एडजस्टमेंट मैंने करा दिया। देखो चार्ज यहीं पर रख दिया, पोटेंशियल नीचे ला दिया, तो भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इधर आ गया, दैट इज कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस इन एयर बता दिया क्योंकि सराउंडिंग इसका एयर है।
मान के चलो अगर ये से स्पीयर को मैं किसी मीडियम के अंदर डाल देता तो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है, जो इप्सिलॉन नॉट दिख रहा है उसके साथ में के जुड़ जाता। तो इप्सिलॉन नॉट के साथ में के जुड़ जाए, तो इप्सिलॉन नॉट के साथ में के जुड़ जाए तो उसे ही हम इप्सिलॉन लिख सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो 4 पाई इप्सिलॉन आर, बस ये दोनों में इतना ही डिफरेंस आपको मिलने वाला है। आर यू गेटिंग दिस वन? तो के फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कभी कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की जगह पर रिलेटिव परमिटिविटी डाल दिया जाता है। तो दोनों का मतलब बच्चों ये की होता है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ये की होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो स्पीयर से रिलेटेड अगर बात करें तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। यहां अगर देखो तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो चुका है, मतलब जितना रेडियस बड़ा होगा उतना कैपेसिटी बढ़ेगा। डू यू नो दैट अर्थ इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ कैपेसिटर, क्योंकि अर्थ इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अर्थ जो होगी, यस इट ऑल्सो हैज अ कैपेसिटेंस। कितना है अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको पता चलेगा कैपेसिटी ऑफ अर्थ, कैपेसिटी ऑफ अर्थ ऑलमोस्ट 711 माइक्रोफैराड। मतलब इतनी बड़ी अर्थ होने के बावजूद भी यहां पर माइक्रोफैराड में बताया गया है। माइक्रो क्या होता है बच्चों? अभी कुछ बच्चों ने वापस से रिपीटेड ये कमेंट्स आती है कि सर हमें कन्वर्शन में अभी दिक्कत आ रही है। बच्चों ये 11th स्टैंडर्ड का पोर्शन होता है, बहुत बेसिक चीज़ होती है, इस पर तो काम करना ही पड़ेगा। जब हमें हायर साइड की बात करनी है तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इसको तो सबसे पहले बैकअप में करना ही पड़ेगा। या फिर देखो चलो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 1 मिली स्टैंड फॉर 10⁻³ 1 माइक्रो, जिसका हमें काम करना है बस इसी पर बात करूंगा। 1 माइक्रो 10⁻⁶, 1 नैनो 10⁻⁹, और 1 अगर मैं पीको के बारे में बात करूं तो 10⁻12 आ जाएगा। ठीक है, मिली माइक्रो नैनो पिको, मिली माइक्रो नैनो पिको। उसके बाद में फेमटो भी होता है, ऑटो भी होता है, एक्सा भी होता है, तो जिप्टो भी होता है। तो इतने सारे चीज़ें नहीं करना है, बस ये 3-4 चीज़ें पर कन्वर्शन पे हमें काम करना होता है। गॉट इट? तो ये चलो ये ध्यान में रख देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ हो गई, कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। तो ये स्पेरिकल है तो इस पर देखिए रेडियस पर भी डिपेंड है। और शेप क्यों बोल रहे हैं हम लोग? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आएगा, स्पेरिकल कैपेसिटर आएगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो ये सारे कैपेसिटर्स होते हैं। उसके बाद में सराउंडिंग मीडियम, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम चेंज करने के बाद में कैपेसिटेंस पर फर्क पड़ता है। और फिर प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर बाय, हाँ क्योंकि आपने पढ़ा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम जब कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो कैपेसिटी एक्चुअली वी आर मेजरिंग ऑफ दिस बॉडी ओनली, लेकिन इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसके सपोर्ट में अगर कोई दूसरा कंडक्टर बाजू में ला दिया जाए तो यस इसकी चार्ज होल्डिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। कैपेसिटी का मतलब चार्ज होल्डिंग कैपेबिलिटी यू कैन से, तो इसकी चार्ज होल्डिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, सो प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो आपको स्टडी में है, इसको हम लोग 3 पार्ट्स में फोकस करते हैं, 3 पार्ट में फोकस करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है, विथ एयर इन बिटवीन दीज 2 प्लेट्स। तो देखो प्लेट जो होती है कुछ इस तरीके से होती है। तो पैरेलल प्लेट का मतलब नॉट नेसेसरी कि आपको रेक्टेंगुलर प्लेट लेनी है, स्क्वायर लेनी है, सर्कुलर लेनी है। तो जो भी आप लोगे, स्क्वायर प्लेट लोगे तो उसका एरिया निकालते आता है, रेक्टेंगुलर प्लेट लिया तो उसका एरिया निकालते आएगा, सर्कुलर प्लेट निकाला तो उसका एरिया निकालते आएगा। बट कंडीशन एक ही है कि दिस शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है और उसके बीच में मीडियम क्या है, इस पर ये सारी डिपेंड होगा। तो कैपेसिटी देखिए ए इप्सिलॉन नॉट बाई डी। वापस से वह उस मुद्दे पर लाता हूँ, यहाँ पर ना चार्ज दिया है ना पोटेंशियल दिया है, लेकिन फिर भी हमने कैपेसिटी डिफाइन कर लिया। तो जो अभी शुरुआत मैंने की थी कि कैपेसिटी वाज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, यस इट इज इंडिपेंडेंट, इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल पैरामीटर्स। तो इस पैरेलल प्लेट के लिए मुझे आंसर मिल चुका है ए इप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो एरिया पर निर्भर होता है, ज़्यादा एरिया ज़्यादा कैपेसिटी। 2 प्लेट का बीच का सेपरेशन अगर कम होता है तो यस तब भी कैपेसिटी बढ़ जाती है। अभी इन दोनों के बीच में अगर मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा दूँ, ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करा दूँ जो कट टू कट फिट बैठ जाए, तो उसमें देखिए कैपेसिटी में फर्क इतना पड़ा है कि इसमें ऊपर वाली चीज में ना के वैल्यू आ गई है। और के की वैल्यू आपको पता है एयर के लिए 1 होती है। जैसे मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं, भले कुछ बच्चों को अगर इसमें दिक्कत हो तो। क्या चीज रिवाइज करते बच्चों? के इक्वल टू 1 फॉर एयर, के इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर मेटल्स या फिर कंडक्टर्स बात कर देते हैं यहाँ पर, कंडक्टर्स जो कंडक्ट कर सकते हैं, कंडक्टर्स।
और 1 लेस देन k लेस देन इंफिनिटी फॉर अदर बॉडीज। देखो मैं यहां पर एयर लिख रहा हूं तो एयर और वैक्यूम ये दोनों चीजें यहां पर मेंशन की जाती है, क्योंकि वैक्यूम रखना तो दिक्कत आएगी कि ये प्लेट एक दूसरे के साथ चिकट जाएगी, तो यहां पर दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हम लोग एयर के बारे में बात करते हैं। जितने एक्सपेरिमेंट होते हैं वो मोस्टली एयर में होते हैं। तो k इक्वल टू 1 फॉर एयर, k इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर कंडक्टर्स एंड 1 लेस देन k लेस देन इन्फिनिटी फॉर एनी अदर बॉडीज। वाटर है, माइका है, वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, ऐसी कई सारी चीजें जो कंडक्ट नहीं करती है, वो सारी चीजें। फिर तीसरा पार्ट है बच्चों, यहां पर देखिए कि दो प्लेट के बीच में ना कट टू कट मतलब पूरा ऑक्यूपाइड नहीं है, थोड़ा सा स्लैब डाला है जिसका थिकनेस t हो। तो इसके लिए शॉर्टकट है c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट। देखिए यही फॉर्मूला है, ए एप्सिलॉन नॉट, लेकिन नीचे थोड़ा चेंज हो गया, d माइनस टी। तो d माइनस टी में अभी भी एयर है, d माइनस टी। देखिए d माइनस टी उस रीजन को बताया है, जैसे पूरा d था तो थिकनेस t डाल दिया तो इसने थोड़ा एयर ऑक्यूपाई कर लिया, तो एयर कितना बचा है, तो d माइनस टी रीजन में बचा है, प्लस जो मैंने डाला है स्लैब उसका t बाई के कर दो। तो ये फॉर्मूले को भाई रट्टा मार लो, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अगर दो स्लैब आती तो d माइनस, तो t की जगह पर इन ब्रैकेट t1 प्लस टी2, और इसकी जगह पर t1 बाई k1 प्लस टी2 बाई k2। मैं क्वेश्चन में करा लूंगा आपका। तो पहले बेसिक फार्मूला तो याद कर लो। इसका जो फार्मूला है भाई दिखने में थोड़ा डरावना दिखता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको समझना चाहिए। तो थोड़ा प्रैक्टिकली काम करना शुरू कर देते ताकि ये फार्मूला भी याद रहे। मैंने जो पिछला सेशन लिया है कि किस तरीके से सम सॉल्व करना है, हैंडल करना है, टैकल करना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हाँ पहले फॉर्मूले पर कमांड आना जरूरी है, लेकिन फॉर्मूला किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इसीलिए देखो आप जितना मेरा नोट्स देखोगे ना, मैं नोट्स में इंटेंशनली क्या कर रहा हूँ, हर एक स्लाइड पे अलग अलग इंफॉर्मेशन मतलब सेपरेट सेपरेट ना करते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ट्री डायग्राम में ला लिया जाए। क्योंकि जब कंपैरिजन होता है किसी दो चीज का, तो समझ में आता है कि हाँ यार इसमें इतना फर्क है। तो कंपैरिजन के लिए मैंने ये टेक्निक अडॉप्ट किया है यहाँ पर कि भाई एक ट्री डायग्राम आ जाए ना तो समझ में आ जाए कि हाँ यार ये तीन चीज़ ऐसी है, इन पर सवाल बनने वाले हैं, और सवाल जब बनने वाले हैं तो कैसे बनने वाले हैं उस पर हम लोग काम करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस इज द की ऑनवर्ड। फिर देखो ये एक चीज़ मैंने ऐड करा दी है, इंटेंशनली ऐड करा दिया, ये एक्चुअली वास्तविकता में अभी आपको एंट्रेंस के लिए नहीं है, लेकिन इस पर सवाल आया है। एक भी सवाल अगर आता है तो बस ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, और जो चीज़ इजी है तो उस पर थोड़ी ना झगड़ा करते बैठेंगे सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं। तो बेसिक लेवल पर बात कीजिए, इसको जो है आपको रटना पड़ेगा बच्चों। दो चीज़ें होती है यहाँ पर, देखो क्या होता है। जैसे ये कैपेसिटर है, तो सबसे पहले कैपेसिटर को ना चार्ज किया जाता है, और चार्ज करने के बाद में देखो दो चीज़ें है, बैटरी रिमूव्ड, बैटरी स्टिल कनेक्टेड, और इसी ड्यूरेशन में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है। वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल और वेरिएशन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड। तो इसमें क्लियरली क्या बताया मैंने, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, यस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड। तो जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तब क्या बैटरी कनेक्टेड थी या फिर बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, तो बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, गॉट इट। यहां पर जो C होगा, Q होगा, ये सारी चीजें जो है बच्चों देखो, C होगा इनिशियल कैपेसिटी होगा, ये फिर Q होगा इनिशियल चार्ज होगा, या फिर V होगा इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या फिर U होगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी कैपेसिटर में। तो ये इनिशियल वाली जो चीज़ें थी वो यहाँ पर दे दी है, मतलब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के पहले। ये सारी चीज़ अभी क्या हो रहा है ना, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद में जो चेंज होगी वो क्या है। देखो बैटरी इज रिमूव के बारे में एक बात करें तो इसका जो मेन पार्ट होता है, बैटरी रिमूव कर दिया, तो भाई बैटरी अगर रिमूव कर दिया तो चार्ज सप्लाई करने वाला सोर्स ही अपने कट कर दिया। तो बैटरी रिमूव के बाद में कैपेसिटर में आप डाइलेक्ट्रिक डालो भी तो एक चीज़ जो चेंज नहीं होने वाली है वो है चार्ज। तो ये इसको मैं स्टार मार्क करा देता हूँ, इसमें चार्ज जो है सेम रहता है, बस इस पर आपको फोकस करना है। इसके बेसिस पर ये सारी चीज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो उसको कॉन्सेंट्रेट करना है कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आता है तो मैंने अभी आपको बताया था C मीडियम इक्वल टू K टाइम C। देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद में डाइलेक्ट्रिक, ये बताया नहीं मैंने आपको, एक्चुअली इन दोनों को अगर कंपेयर कर दे तो ये C मीडियम इक्वल टू K टाइम C है।
मतलब एयर का जो कैपेसिटी था, एयर में मतलब कैपेसिटर प्लेट के बीच में जब एयर थी तब जो उसका कैपेसिटी था, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद देखो तो भाई कैपेसिटी बढ़ती है, कितने के गुना से बढ़ जाती है, और के की वैल्यू जो 1 के ऊपर ही होती है। तो यहाँ कैपेसिटी बढ़ती है, इसका फायदा क्या है कि जो आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दो तो इसको कोई मतलब नहीं है कि बैटरी है या नहीं है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में बता दिया आपको कि चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंडेंसी कैपेसिटी की नहीं होती है। स्लैब डाल दिया मतलब कैपेसिटी बढ़ गई। तो ये दो चीज़ें जो है आपके लिए, ये है बच्चों इंपॉर्टेंट। ये जो दो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैपेसिटी जो होगा दैट इज के टाइम्स सी बढ़ जाएगी, और क्यू डैश जो है क्यू हो जाएगा। अभी मैं इस पर लाता हूं कि जब बैटरी स्टिल कनेक्टेड, तो बैटरी कनेक्टेड है तो स्लैब कोई अगर डाल देता है तो एक चीज जो बढ़ने वाली है वो तो है कैपेसिटी, ये बढ़ने ही वाली है। यस, इसको स्टार मार्क कर देता हूं, दोनों में कैपेसिटी बढ़ने ही वाली है। अभी देखो क्या होता है, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी की कोशिश ये होती है कि भाई मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करूं, क्योंकि बैटरी का वही काम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए ये एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई कर सकता है, तो इसमें आपको फोकस करना पड़ेगा, पोटेंशियल इज सेम। तो अभी Q इक्वल टू सी वी वगैरह वगैरह सब लॉजिक लगा के मैं शॉर्टकट में ही बोलूँगा आपको, जो ध्यान में रखना है क्योंकि ईजी है निकालना। देखो कैसे आपको पता है Q डैश इज इक्वल टू सी डैश, और V कर दूँ मैं, लेकिन Q डैश इज इक्वल टू सी डैश का मतलब तो K टाइम्स C था इंटू V। तो Q डैश इज इक्वल टू K टाइम्स सी वी कब था, जब इनिशियली कोई बैटरी नहीं कनेक्टेड था, या मतलब कैपेसिटर सिर्फ कैपेसिटर था। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था तो चार्ज क्यू था। तो देखो ये आ गया। तो भाई मेरा ये मानना है कि एक आधा कोई क्वेश्चन गलती से आ जाएगा एग्जाम में, तो उसके लिए कितना मेहनत करो अभी आप सोचो। तो बैटरी रिमूव के बारे में ना डिवाइड बाय के करना है आपको, पोटेंशियल डिवाइड बाय के, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय के, और पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय के। लेकिन जब बैटरी स्टिल कनेक्टेड है तो इसमें क्या है, चार्ज के टाइम बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ये दूसरे को रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेटेड होते हैं आपने इसके पहले पढ़ा है, E इक्वल टू वी बाई डी होता था, E इक्वल टू वी बाई डी होता था, है ना, इसके लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया आपने। तो अगर पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बढ़ने वाला है। पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर होता है, तो पोटेंशियल नहीं बढ़ा लेकिन सी तो बढ़ चुका है, तो एस पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगा। तो भाई दोनों में जो अंतर होगा वो आपको समझना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा। अगर सवाल आता है तो सवाल ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकेंगे ना कि सवाल आने वाला है नहीं आने वाला है, तो बेटर प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। ओके, चलो आगे बढ़ते बच्चों। तो इसमें देखिए, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर इन बिटवीन, द डिस्टेंस डी बिटवीन द प्लेट्स इज changed and space is filled with a dielectric constant 8. The capacity of capacitor is increased to 16 times the distance between the plates is। देखो क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको लास्ट सेशन में एक बार बता भी दिया है कि क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ये समझना चाहिए यार, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सवाल बन रहा है, तो चैप्टर ये चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो जब एयर था तब देखिए क्या बताया, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स द डिस्टेंस डी बिटवीन द प्लेट्स इज चेंज्ड and the space is filled with the dielectric of constant 8. Capacity of capacitor is increased to 6 times. तो देखो 16 टाइम्स दिया। The distance between the plates is। तो सवाल देखो क्या होता है, जब एयर होगा तो एयर के समय बच्चों A इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी होगा। जब इन्होंने मीडियम इंसर्ट करा दिया तो यहाँ पर हो जाएगा A के इप्सिलॉन नॉट, और देखिए क्या किया इन्होंने, फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक बताया, और द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स भी चेंज करा दिया। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मान लीजिए डी डैश है। इन्होंने दो चीज़ों में कर दिया है, जो कैपेसिटर था वो कैपेसिटर जब एयर में था तो ए इप्सिलॉन नॉट बाई डी बनता था, लेकिन दो चीज़ें एक साथ कर दी इन्होंने, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया है, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते करते उस प्लेट के बीच का डिस्टेंस भी चेंज कर दिया, घटाया बढ़ाया कुछ पता नहीं अभी तक हमें। लेकिन एक चीज़ आपको पता है बच्चों कि सी मीडियम और सी एयर इनका रेशो निकाल दें तो देखो क्या होगा, जैसे कि हमें अभी सी मीडियम बाई सी एयर इसके बारे में बात करें तो क्या क्या रहेगा। तो सी मीडियम में देखो ए के इप्सिलॉन नॉट बाई डी डैश, ए के इप्सिलॉन नॉट बाई डी डैश डिवाइडेड बाई ए इप्सिलॉन नॉट बाई डी। अच्छा बच्चे बोलेंगे सर इसके पहले तो आपने पढ़ा दिया सी मीडियम इज इक्वल टू के टाइम्स सी। तो बच्चों ये तब एप्लीकेबल हो रहा था जब मतलब एरिया भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, और सिर्फ आपने स्लैब डाल दिया।
इसमें क्या कर दिया ना, सेपरेशन में भी चेंजेस करवा दिए, तो इसी वजह से आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेकर इस पर सॉल्व काम करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें रह जाएगा के, इसमें डी डैश नीचे आ जाएगा और इसका डी जो है ये ऊपर चला जाएगा। इतनी तो चीज़ें हो रही है। लेकिन सी मीडियम और सी एयर इनका रेशो अगर बात करें तो इन्होंने बताया कि कैपेसिटी इंक्रीज टू 16 टाइम्स, मतलब ये 16 टाइम्स हो गया। देखिए 16 टाइम्स सी एयर कैपेसिटी बढ़ चुकी है। तो यहाँ बच्चों क्या आ गया, के कितना है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कांस्टेंट 8 डाल दिया, तो 8 इंटू डी बाय डी डैश, तो ये भी कैंसिल हो गया। 8 2 16, तो 2 डी बाई डी डैश। तो बच्चों क्या आ गया, यहाँ से देखो डी डैश इज डी डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर आना चाहिए, डी डिवाइडेड बाय 2, ये सी आंसर आना चाहिए इसका। आर यू गेटिंग दिस? तो देखो फॉर्मूला याद रहना ज़रूरी है, किस चैप्टर का क्वेश्चन बताया गया है वो भी आ गया, फिर उन्होंने कंडीशन जो डाली है, तो फॉर्मूला अगर आपको पता है, फॉर्मूला अगर याद है, तो भाई मैनेज करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उसके बाद में देखो बच्चों क्या है, इसके बाद में इन्होंने दिया है, क्या दिया है, हाँ, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज 5 माइक्रोफैरड। When glass plate is introduced between its two plates, its potential difference reduced to 1/8. The potential difference reduced to 1/8 of original. The value of relative dielectric constant. The capacity of parallel plate condenser was 5 microfarad. Okay. When glass plate is inserted between two plates, तो अभी ये सवाल जो है कैसे बन रहा है, देखो यहाँ पर देखो आप, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा दिया, तो इन्होंने बोला है पोटेंशियल रिड्यूस्ड। तो पोटेंशियल रिड्यूस देखो क्या होता है, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल रिड्यूस नहीं होगी, अगर बैटरी नहीं कनेक्टेड हो तो पोटेंशियल रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो आपको V डैश इज इक्वल टू V बाई के वाली किस्सा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो V डैश इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई के होता है। इन्होंने क्या बताया है, रिड्यूस्ड टू 1/8 ऑफ ओरिजिनल, मतलब V डैश इज 1/8 ऑफ ओरिजिनल। तो सीधे सीधे बन रहा है के की वैल्यू कितना है, 8 होना चाहिए। तो 64 का जो आंसर है ये 8 होना चाहिए। गॉट इट? इस क्वेश्चन का सवाल जो है 64 नंबर का, इसका आंसर आना चाहिए 8, राइट? ठीक है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट एरिया, ओके, एरिया दे दिया गया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर वापस से कन्वर्शन वाली चीज़ है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया, द कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम इज, तो कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम के बारे में सवाल बन रहा है। एरिया दिया है तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर कर दो। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल डी इज इक्वल टू 2 mm है, तो वापस से देखो 2 10⁻³ मीटर आ गया। बाद में क्या है, द प्लेट्स इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम थिकनेस 1 mm, ओके, थिकनेस आ गया 1 mm, 10⁻³ मीटर, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया k इक्वल टू 5। तो भाई इसमें कैपेसिटी वाज A∈0 बाय D माइनस T प्लस T बाय K, हाँ बन रहा है ना, ये चीज़ बन रही है। गॉट इट? तो देखो A 40 10⁻⁻⁴, ε0 की वैल्यू इन्होंने, मतलब ऑप्शन में देखो तो ε0 ही रखा है, तो ठीक है, ε0 डिवाइडेड बाय, देखो D कितना है 2 mm और थिकनेस कितना है 1 mm, तो 2 - 1 mm वाली 10⁻³ कॉमन, प्लस देखो D माइनस टी को मैंने लिख दिया यहाँ पर, प्लस T कितना है थिकनेस 1 mm, 1 mm मतलब 10⁻³ डिवाइडेड बाय K कितना बन रहा है 5। गॉट इट? तो बच्चों ये कितना हो गया 40 10⁻⁻⁴, उसके बाद में देखो यहाँ 1 आ जाएगा, और 10⁻³ अगर कॉमन निकालता हो तो ये 1 + 1/5 बनना है। उसके बाद में C इज इक्वल टू 40 10⁻⁻⁴ इंटू दैट 10⁻³ ऊपर आ गया, नीचे क्या रह गया 1 + 1/5, मतलब 5 + 1 6/5, तो 6/5, तो 5 ऊपर चला जाता है। गॉट इट? तो उसके बाद में देखो, यस, ये 20 100/3, 100/3, ये 10⁻⁻⁻1 मतलब 10/3, 1.33। अच्छा इनको सॉरी, इन्हें यही एक्सपेक्टेड था,
एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 100/3, ये 10⁻⁻1 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 10/3 एप्सिलॉन नॉट आ गया है, 10/3 एप्सिलॉन नॉट आ चुका है। एफ जो है वो फैरेड है, एफ जो है वो फैरेड है। ओके, होपफुली यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा कवर किए बच्चों, इसमें कैसे है, फॉर्मूले कम है लेकिन थोड़ा रिपीटेड प्रैक्टिस चाहिए, तो इसीलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लाया ताकि आप जो बच्चे सिंसियरली कर रहे हो उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। वरना स्पीड 2 की स्पीड से तो आप आगे भी बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो है एट दी एंड, ऐसे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। लेकिन थोड़ा अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो तो रोक के इसको आप समझ लो। मान लीजिए क्वेश्चन होने का है, मैंने तैयार किया, मैंने सॉल्व किया, लेकिन आप पॉज कर दो, आप खुद सॉल्व करके देखो। देखो इसमें कई बच्चों को लगता है यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। भाई कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम इसीलिए तो यूटिलाइज करने के लिए हमने ये लेक्चर बनाया है कि आपका जितना टाइम है उस टाइम में आपको प्रॉपर कंटेंट मिले, प्रॉपर कंटेंट मिले। और कंटेंट प्रॉपर क्या होता है, इसमें कोशिश ये की है कि यार एक भी क्वेश्चन मुझे और दिख रहा है तो मैं एडिशनल थ्योरी डाल दे रहा हूँ उसमें। तो अभी चीज़ ये है कि आपको भी तो ये आपका उत्तरदायित्व यही होगा कि आपको भी क्या करना पड़ेगा कि यार एक बार हो जाए थोड़ा स्लोली। मान लीजिए 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, तो आप 1.5 घंटे का लेक्चर को आपको 3 घंटे में देखना पड़ेगा। कैसे, तो रोक दिया सम सॉल्व कर दिया, फिर आगे बढ़ गए, फिर रोक दिया, फिर सम सॉल्व कर दिया। तो ऐसे थोड़े थोड़े करते हुए आगे अगर बढ़ते हैं आप, तो आपका एक कंटेंट बहुत रेडी हो जाएगा। इतना तो टाइम नहीं है कि मैं 4 बार वापस से रिविजन कर लूँ आपका आगे। तो समझने वाली बात है कि अगर ये खत्म हो जाता है तो फिर वापस से 1 घंटा 1.5 घंटा आपको उस सम्स को सॉल्व करना पड़ेगा कि यार मैंने जो पढ़ा, मैंने जो लेक्चर में देख लिया, क्या वो सही ढंग से मेरे दिमाग में फिट बैठ गया है। अगर नहीं बैठता है तो वापस से फिर मुझे एक बार फास्ट में रिवाइज करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो थोड़ा सम्स पे सॉल्व करो। देखो ऐसे नहीं है कि हाँ ये सम दे दिया मैंने और आपने पूरा देख लिया, हाँ ऐसा सॉल्व कर लिया मैंने। अब उसको रोक दो, वीडियो को रोक दो और देखो कि यार मुझे सॉल्व करते आ रहा है क्या। अगर सॉल्व करते आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो यार क्या दिक्कत होगी, कहाँ कन्वर्शन दिक्कत आ गई, क्या क्या कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है क्या, वो समझो। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या है, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा ना, थ्योरी समझा दिया कम टाइम में, आपका मतलब वो तो कॉन्सेप्ट मेरा कवर हो जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकली इसलिए ले रहा हूँ कि जो हमारी बातें चल रही है वो थोड़ा इफेक्टिव हो जाए। जैसे आप कोई मतलब ऑफलाइन क्लास कर देते तो ऑफलाइन में कैसे आपका टीचर हाँ एक सम करवा के लेता है, तो उसी तरीके से थोड़ा सा आपको एक डिसिप्लिन मैनर में रहना पड़ेगा कि यार ऑनलाइन का एक ही ड्रॉबैक है कि आपने किया नहीं किया मैं नहीं देख पाता हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा सिंसियरली डिवोटेडली अगर ये काम करते हो कि हाँ मैं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन चल रहा है, रोक दिया, मान लो यहाँ पर रोक दिया, कोशिश करो, देखो सॉल्व करके देखो। क्वेश्चन नहीं समझ रहा है फिर प्ले कर दो आगे का देखो। ओके चलो, ए पैरेलल प्लेट एयर capacitor with separation D has a capacitance 9 microfarad. Okay, the space between the plates is now filled with 2 dielectrics. The first K1 is 3 and D1 is D/3. तो थिकनेस की जगह पर ये यूज किया। सेकेंड जिसका K2 6 है और D2 2D/3. द कैपेसिटेंस ऑफ न्यू कैपेसिटर इज ओके। तो देखिए एयर कैपेसिटी जो थी वो थी A ε0/D, क्योंकि देखो क्या होता है जब सेपरेशन D है, एयर कैपेसिटेंस बोला है या 9 पिकोफैराड दिया है। अच्छा क्या मुझे उसका कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो दिक्कत नहीं, देखो 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, सारे के सारे पिको में, मतलब सॉल्व करने के लिए आपको पिकोफैराड का कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद में देखो हमारा फॉर्मूला जो था, क्या था फॉर्मूला, C = A ε0/D तो अभी देखो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, इस क्वेश्चन में 2 स्लैब्स डाल दी, और 2 स्लैब्स किस तरीके से डाली है, पहली स्लैब जिसका थिकनेस जो था वो D/3 है, लेकिन दूसरी स्लैब जिसका थिकनेस 2D/3 है। तो पहला वाला D/3 है और दूसरा वाला 2D/3 है। तो इसको मैं T1 बोल दूँ और इसको मैं T2 बोल दूँ, और ये जो सेपरेशन ये तो भाई D था ही था, इसका कांस्टेंट K1 है, इसका कांस्टेंट K2 है डाइलेक्ट्रिक, तो K1 बन रहा है 3 और K2 बन रहा है 6, ऐसे 2 बन रहे हैं। तो अभी इसको शॉर्ट में कैसे करते देखो, D माइनस तो T1 प्लस T2 प्लस T1/K1 प्लस T2/K2,
जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला है कि मैं क्वेश्चन के ज़रिए इसको सॉल्व करा के लूँगा। तो जब एक स्लैब मैंने डाला था तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के बोला था, लेकिन डी माइनस नाउ T1 प्लस T2 प्लस इन ब्रैकेट T1 कैप बाई टी बाई के की जगह पर T1 बाई K1 T2 बाई K2 ये ऐड करा दिया। अभी देखो समझने वाली बात यह है, इसने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। अगर आप इसको गौर से देखते हो ना तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। T1 प्लस T2 को अगर आप देखोगे तो D बाई थ्री प्लस 2D बाई थ्री, तो ये 3D बाई थ्री मतलब D हो जाता है। तो यहाँ एक स्टेप मैं बढ़ा दूंगा कन्वीनियंस के लिए, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस, इसको बोल देंगे D प्लस, देखिए T1 मतलब D बाई थ्री और K था 3, K1 था 3 प्लस T2 2D बाई थ्री और K2 था 6। उसके बाद में C इज इक्वल टू, क्योंकि ये D माइनस डी तो चला गया, अभी बचा ये, तो देखो ये बनेगा D बाय 9, ये 2D बाय 18। इसको ऐसा करते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाय, इसको एडजस्टमेंट करते हैं 2D बाय 18 प्लस 2D बाय 18, तो इसमें हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा बच्चों 2D बाई मतलब 4D बाई 18, तो बाई 18 मैं ऊपर निकाल देता हूँ, गॉट इट। फिर वापस से देखो C इज इक्वल टू, क्योंकि ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी वॉज 9 पिको फेरेड, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी वॉज 9 पिको फेरेड, ये डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ कर दिया मैंने 18, तो 9 पिको फेरेड, तो इसको 16 4.5। तो अभी इस सवाल का जवाब जो बनने वाला है 40.5 पिको फेरेड। देखो हाँ, ये भी बच्चा जैसे कमेंट डालते हैं बच्चे तो सर थोड़ा लेंदी हो जाता है, कई बार लेंदी हो जाता है बच्चों। एक बार लेंदी हो गया, इसमें अभी आप बोलोगे सर इसका भी शॉर्टकट दे दो, भाई इसका भी शॉर्टकट क्या है, फिर जय माता दी बोलो और ABCD में जो दिख रहा है वो कर लो, फिर तो पूरा पेपर 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। इतना भी इंसान ने लालची नहीं होना चाहिए कि यार इसमें भी शॉर्टकट, अरे इतना कितना शॉर्टकट मारोगे भाई, शॉर्टकट मतलब क्या है, क्या जवाब ही दे दूँ, इसका आंसर ये है। देखो ये आपको समझाने में टाइम लगता है, समझाने में टाइम लगता है, लेकिन आपको आपके दिमाग में एक प्लान करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए बैठूं तो मुझे एक चीज़ समझ में आएगी कि यार इन दोनों ने मिलाकर तो पूरा ही ऑक्यूपाई कर लिया। तो जिस बच्चे को ये चीज़ पता आ गई बोलेगा यार D माइनस टी प्लस T1 प्लस T2 इसको तो मैं निकाल दूँ, हटा दूँ, वो हटा दिया इसने। फिर फॉर्मूला कितना बन रहा है, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 बचेगा, फिर वो उसको सॉल्व कर देगा। तो ऐसे आपको आपका खुद का एक एक्सपीरियंस जो होता है ना वो आपको सिखाता है कि यार क्या करना पड़ेगा, क्या सही तरीका है। सिर्फ शॉर्टकट पे काम करते वक्त ऐसा दिक्कत आ जाता है कि शॉर्टकट जो है वो लेके डूब जाता है। देखो शॉर्टकट सही तरीके से किसको काम आता है, जिसका परफेक्टली कंटेंट आ चुका है, वो बोल रहा है कि यार यहाँ मेरा आंसर मिल रहा है, ये लेंदी हो गया, अभी यहाँ पर शॉर्टकट डाल देता। तो देखो चलो ठीक है जैसे भी हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है इसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए शॉर्टकट मैंने दे दिया, इसके लिए शॉर्टकट दे दिया। क्या शॉर्टकट दे दिया वो समझो। अभी हमारा जो फॉर्मूला था इस पर देखो कैसे क्वेश्चन बनता है, ये वही डायग्राम मैंने उठाई है इसके पहले वाली, जिसमें दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया था। लेकिन अभी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है बच्चों, देख लो। ट्विस्ट ये है कि मैंने इसके बीच में जो है ना इसको मेटल को डाल दिया, मेटल या फिर कंडक्टर बोल दूं मैं इसको, कंडक्टर सही होता है। जैसे ही इसको डाल दिया तो कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन्फिनिटी था। तो जो हमारा फॉर्मूला था ना ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के, फॉर्मूला जो था ए एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला जो था ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के का मीनिंग तो इन्फिनिटी हो रहा है। एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी बिकम्स 0, तो भाई ये वैल्यू कट हो जाएगी यहाँ पर, तो बचेगा d माइनस टी।
यस, ये तरीका है, ये समझो आप। तो कैपेसिटी व्हेन मेटल इज इंट्रोड्यूस, तो आप टी बाई के वाली क्वांटिटी को निकाल दो, हटा दो। उसके बाद में यहां पर शॉर्टकट जो बनाई है वो समझ लो। इसके पहले वाला जो सवाल था उसमें d/3 और 2d/3 मतलब इक्वल स्पेसिंग में स्लैब्स को नहीं डाला था, अनइक्वल स्पेसिंग में डाला था। तो यहां पर एक सवाल बनता है, इक्वल स्पेसिंग में अगर आप डालते हो, इक्वल स्पेसिंग में अगर आप डालते हो, इस तरीके का क्वेश्चन दिखता है, तो इन दोनों डाइलेक्ट्रिक की जगह पर मैं एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लूंगा और कैपेसिटी का फॉर्मूला C इज इक्वल टू ए के इप्सिलॉन नॉट बाई डी का इस्तेमाल करके मेरा आंसर मैं निकाल दूंगा। लेकिन मुझे एक चीज़ समझनी है, क्योंकि प्लेट का एरिया बदला नहीं है, प्लेट का सेपरेशन बदला नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है कि एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक की जगह पर दो डाइलेक्ट्रिक डाले। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दो इक्वल पार्ट्स में उसने उन दोनों के बीच का स्पेस कर दिया है। तो जब ऐसे होता है तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दैट के, मुझे सिर्फ K1 K2 दिया तो मैं इस पे से कैसे फास्ट में निकालूं। और एक चीज सोचो, देखो यहां पर प्लेट का एरिया जो है, इसने डाइलेक्ट्रिक ने पूरा एरिया ऑक्यूपाई किया, इस्तेमाल पूरा एरिया किया, लेकिन डिवीजन किस में किया, डिवीजन इसमें डी में किया, d/2 d/2। तो ये समझो इसके लिए एप्लीकेबल होगा। इसमें इन दोनों को रिप्लेस कराना है तो एक रिलेशन है, ये दो है, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हुआ था तो ये दोनों है, तो 2 डिवाइडेड बाई के, 1/K1 प्लस 1/K2। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको पता चलेगा K इक्वल टू ट्वाइस K1 K2 बाई K1 प्लस K2। तो ये आपका शॉर्टकट हो गया अगर सिर्फ CET के लिए काम करना है तो, CET के लिए काम करना है तो इसको मुझे रिप्लेस करना है बाई सिंगल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो मैं लिख दूंगा ट्वाइस K1 K2 बाय K1 प्लस K2। गॉट इट, ये कर सकते हो। अगर n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब एक स्लैब की जगह पर मैंने 3 डाल दिया, 4 स्लैब डाल दिया, n स्लैब डाल दिया, तो n/k, 1/K1, 1/K2, 1/K3 सो ऑन। जैसे कि फॉर 3 स्लैब्स ऑफ इक्वल थिकनेस, तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है, 3/k इज इक्वल टू 1/K1, 1/K2 और 1/K3 ऐसे बनने वाला है। ओके, यहां तक तो एक्सटेंड नहीं होगा, ये ऊपर वाला ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आपके लिए CET के लिए अगर बात करूं तो यस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा किस्सा जो है, स्लैब डिवाइड्स एरिया। स्लैब ने किसको डिवाइड किया है, एरिया को, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया, एरिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जब एरिया को ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तब क्या होगा, तो देखो बच्चों क्या होगा, एरिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो ये पैरेलल स्लैब की तरह, पैरेलल की तरह काम करती है। अभी उसमें नहीं जाना है, इन दोनों को रिप्लेसमेंट करा दिया बाय सिंगल स्लैब, तो आपके लिए बहुत आसान तरीका हो गया, K इक्वल टू K1 प्लस K2/2। अगर मैं एरिया को A/n पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो ये भी सिंपल हो गया, K इक्वल टू n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइड बाय 3 है, फिर nth है तो n डिवाइड बाय n करना है। कर सकते हो, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, इस पर कोई सवाल हो गया तो देख लेंगे। अच्छा, सवाल शायद आगे होगा। चलो, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये तो बहुत आसान होता है, लेकिन प्रिकॉशन यहां पर लेनी होती है। बच्चे सबसे ज्यादा गलती यहां पर कर देते हैं, सीरीज रजिस्टर और सीरीज कैपेसिटर, इसमें रिजल्ट उल्टा पुल्टा है। सीरीज कैपेसिटर में एक चीज आपको कॉमन दिखेगी कि तीनों में से ना चार्ज सेम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तीनों में ना सेम चार्ज, और चार्ज इंड्यूस्ड होते होते जाता है। तो जितना इस कैपेसिटर पर है चार्ज, उतना इस पर, उस पर उतना इस पर, उतना इस पर। आप बोलोगे कि बैटरी ने चार्ज कितना सप्लाई किया, तो आप बोलोगे कि बैटरी ने 3 Q चार्ज प्रोवाइड किया, क्या नहीं भाई। आप मान लो 3 रजिस्टर जब सीरीज में हुआ करते तो जो करंट पहले रजिस्टर में जाता था वही दूसरे में से जाता था, वही तीसरे में से जाता था। तो करंट तो बैटरी ही प्रोवाइड करती थी। उसी तरीके से बैटरी ने चार्ज Q ही सप्लाई किया और वही चार्ज जो है पहला, दूसरा, तीसरा इनको मिला है, तो चार्ज सेम है। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, चार्ज भाई सेम है। यस, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, ये इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, यस, इस पर V1 V2 V3, क्योंकि कैपेसिटी भी तो अलग अलग है, और Q इज इक्वल टू CV होता था, Q इक्वल टू CV। तो अगर कैपेसिटी C1 है तो पोटेंशियल V1 होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। इन तीनों को अगर मुझे रिप्लेस कराना है बाय सिंगल कैपेसिटर तो CS से रिप्लेस करूँगा,
प्रोवाइडेड वही बैटरी हो और उस बैटरी ने उतना ही चार्ज प्रोवाइड कर दिया जाए, मतलब उसमें काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आर गेटिंग दिस? तो उतना ही चार्ज मिले और उतना ही बैटरी हो, लेकिन कैपेसिटी जो है सी एस हो जाएगी। तो कितना है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे करना है। इस पर देखो क्या होगा, जिसको आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना होता है फॉर 2 कैपेसिटर्स। 2 कैपेसिटर्स है फॉर 2 कैपेसिटर्स, तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो इसमें भी दिक्कत ये आती है कि 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 करते करते हम मैकेनिकली कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन इस CS को रिवर्स करने का भूल जाते हैं। तो भाई सबसे आसान तरीका है, जो शॉर्टकट है वो ये है कि जब 2 कैपेसिटर दिख जाए आपको तो CS उन दोनों का रिजल्ट मिल जाएगा, उन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उन दोनों का एडिशन, उन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय उन दोनों का एडिशन। इस पर ध्यान दो, इस पर काम करना है। एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स अगर सीरीज में डाल दिया जाए, मतलब इसका भी वैल्यू इसके जैसा है, इसका भी इसके जैसा है, ऑल कैपेसिटर्स आर ऑफ सेम वैल्यू, तो इफेक्टिव कैपेसिटी विल बी C डिवाइडेड बाय N। ये सेकंड चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। यस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोलूँगा सीरीज में ये तो सबको पता है, एक दिक्कत आ जाती है कि सीरीज बोला तो C1 C2 C3 ऐड करा देते हैं, गलती हो जाती है, कई बार गलती हो जाती है। तो ऐसा ना हो, तो आपको प्रिकॉशन लेना है कि कैपेसिटर दिख रहा है तो भाई उल्टा काम कर रहा है रजिस्टर से। तो सीरीज में बात करूँ तो सीरीज में 1 बाय वाली किस्सा आ जाएगा। उसके बाद में 2 पर काम होगा तो CS इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2 ये करना है। और N आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हो तो C बाय N, सेम वैल्यू दिखे तो C बाय N करना है। उसी तरीके से अगर पैरेलल, हाँ ये शॉर्टकट है, क्या है देखो, 2 कैपेसिटर्स दिए हैं, 2 कैपेसिटर्स दिए हैं, तो C1 C2 V1 V2, C1 C2 V1 V2। तो पोटेंशियल क्या होता है देख लो, इनमें चार्ज सेम होता है, तो मैं बोलूँगा C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2 होता है। तो चार्ज सेम होने की वजह से अगर आप भूल जाते हो इस शॉर्टकट को, तो इसका इस्तेमाल करके आप ट्राई कर सकते हो। और V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इसका इस्तेमाल कर सकते हो, करना हो तो। लेकिन शॉर्टकट को अगर ध्यान में रखना है तो भाई इसका जिसका रट्टा अच्छा है, मतलब रट्टा मार देता है, वो फिर तर जाएगा। तो मुझे V1 चाहिए तो आपको C2 बाई C1 प्लस C2 करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर ये कहाँ से आया, तो देखो भाई समझने वाली बात है। मैं इसको एक बार करके दिखाता हूँ, फिर इरेज करा दूंगा, मुझे ना कन्फ्यूजन नहीं बढ़ाना है। मैं करके दिखाता हूँ कि जैसे C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2, क्योंकि चार्ज तो हर एक पे सेम है, तो बताऊँगा मैं V1 बाई V2 इज इक्वल टू C2 बाई C1। तो V1 बाई V1 प्लस V2 ये कैसे आएगा, आप देखो, आपका मैथ्स देखिए, V1 बाई V1 प्लस V2, तो उसी तरीके से V1 के सामने C2 था तो वैसे ही आएगा, V1 प्लस V2 तो C2 प्लस C1 ऐसे आ गया। लेकिन V1 प्लस V2 तो V था, तो C2 बाई C1 प्लस C2 आ गया, तो V1 आ गया C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V, यह आ गया। अब समझने वाली बात यह है, तो V1 इक्वल टू C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू टोटल पोटेंशियल बैटरी का, तो मैंने प्रूव करा दिया। तो मत करो अभी, इसको निकाल देता हूँ। क्या याद करना है, याद क्या करना है, याद ये करना है कि अगर मुझे V1 निकालना है तो मुझे C2 को देखना पड़ेगा, C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V। अब बोलोगे सर अगर 3 हो तो क्या, तो भाई 3 हो तो फिर इसी मेथड को अडॉप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको 2 ही कैपेसिटर पर क्वेश्चन पढ़ने वाला है, आया तो 2 ही पर आएगा। सो V1 इज इक्वल टू C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू टोटल पोटेंशियल। उसी तरीके से बच्चों V2 इज इक्वल टू C1 बाय V2 इज इक्वल टू C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू V। इतना कर सकते हो आप। चलो देखो यहां पर एक सवाल बन रहा है, एक कैपेसिटर C1 इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अनदर कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड। ओके, तो कैपेसिटर से पता चल गया, इन्होंने क्या बोला है सीरीज में विथ C2, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 200 वोल्ट। और क्वेश्चन रेशो पर पूछा है, मतलब आंसर तो निकालना ही नहीं है। अगर आपको आंसर भी पूछा जाता तो भी आप निकाल सकते थे, कैसे, तो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट मैं यहां पर दे देता हूं। अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाता कि V1 कितना है, तो मैं लिखता भाई C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V। तो देखो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है C1 कौन C2 कौन। तो मुझे अगर V1 चाहिए तो मुझे लिखना पड़ता है C2 कितना है बच्चों, 2 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंटू ये कितना है बच्चों 200 वोल्ट। इस पर से सॉल्व हो पाता। अगर मुझे V2 निकालना होता तो आप सोचो V2 इज C1 बाय C1 प्लस C2 इंटू V। तो C1 कितना है 4 था, डिवाइडेड बाय यस 2 प्लस 4 इंटू 200।
आप बोलोगे सर ये माइक्रोफैराड का क्या किया? भाई ये रेशो है, तो रेशो में माइक्रो माइक्रो डिवीजन में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये आ गया तरीका। अभी क्वेश्चन में देखो क्या है, द रेशो ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस C2 एंड C1, अक्रॉस C2 एंड C1 बताया गया, अक्रॉस C2 टू C1। तो देखो क्या होगा, अक्रॉस V अगर बात करें तो V1 इज प्रोपोर्शनल टू, मैं C2 बोल दूंगा क्योंकि ऐसे ही आ रहा है, V1 प्रोपोर्शनल टू C2, बाकी दो चीजें इसमें भी कॉमन है, और V2 प्रोपोर्शनल टू C1 बोल दूंगा। तो इससे मुझे क्वेश्चन पूछा है C2 टू C1, रेशियो ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस, रेशियो ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस C2 मतलब V2 डिवाइडेड बाई V1। तो जब मैं V2 डिवाइड बाई V1 करता हूं तो फॉर्मूला आता है C1 बाई C2, V2 बाई V1 तो C1 बाई C2, तो C1 बाई C2 4:1, 4:1 इसका रिजल्ट बनने वाला है। Are you getting this? The ratio of potential across C2 to C1, C2 to C1, yes, C2 to C1, जब C2 लेना है, हाँ, तो पोटेंशियल अक्रॉस C2 इज V2, V2 बाई V1, C1 बाई C2, 4:1, गॉट इट। ठीक है, गॉट इट बच्चों, आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल parallel plate air capacitors are connected in series to a battery of EMF V. Okay. If one of the capacitor is filled with dielectric of material constant K, then the potential difference of other capacitor will be. Okay. तो चीज़ ऐसी है यहाँ पर, ये कैपेसिटर सी था, ये कैपेसिटर सी था, और इसको ऐसे कनेक्शन दिया था, ये पहले था, ये पहले था, और बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ, क्या हुआ कि पहला कैपेसिटर इन्होंने ऐसे ही रख दिया जो सी था, और दूसरा जो कैपेसिटर था उसमें डाल दिया इन्होंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया तो भाई इसके अक्रॉस का कैपेसिटी हो जाएगा K टाइम्स C, पोटेंशियल तो उतना ही बन रहा है, पोटेंशियल तो उतना ही बन रहा है। आर यू गेटिंग दिस? तो शुरुआत ऐसी थी, दोनों कैपेसिटर थे और पोटेंशियल देखो, टू आइडेंटिकल, आइडेंटिकल वर्ड का इस्तेमाल किया है, तो टू आइडेंटिकल, यस, टू आइडेंटिकल, तो दोनों की वैल्यू C थी। एयर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू बैटरी V. If one of the capacitor is completely filled with the dielectric material, the potential difference of other capacitor, मतलब the potential difference of other capacitor, मतलब मुझे V1 निकालना है। ये क्वेश्चन का मीनिंग हो गया। तो V1 कितना आएगा बच्चों? तो V1 was शॉर्टकट थी C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V। तो C2 कितना है? यस, इसको हम लोग C1 बोल सकते थे और इसको हम लोग C2 बोल सकते थे। तो C2 आ गया K टाइम्स C डिवाइडेड बाय C1 का मतलब है C और C2 का मतलब है K टाइम्स C इंटू V। तो अगर C कॉमन निकाल दिया जाए तो K बाय K प्लस 1 इंटू V, K टाइम्स V बाय K टाइम्स V बाय K प्लस 1, K टाइम्स V बाय K प्लस 1। ये भी आंसर होना चाहिए। इतना तो आसान होता है, इतना आसान होता है बच्चों, इतना आसान होता है, गॉट इट, इतना आसान होता है। उसके बाद में टू कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ DC सोर्स ऑफ 100 वोल्ट, रेशियो ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस C2 टू C1। तो वापस से वही चीज़ आ रही है, पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल अगर V1 है तो इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C2 आना चाहिए। अभी C2 पर कैसे डिपेंड होता है वो तो अभी आपको मैंने पढ़ा दिया है, यहाँ पर देखो ये शॉर्टकट बना दिया है। सो V1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V था, तो C2 कितना बन रहा है उस पर V1 डिपेंड है क्योंकि C1 प्लस C2 तो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ उसी तरीके से अगर बात करें तो अगर क्वेश्चन में बात करूँ यहाँ पर रेशो निकालना है तो क्या करना है, द रेशो ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस C2 टू पोटेंशियल अक्रॉस C1। तो V2 ऊपर है तो C1 ऊपर आ जाएगा और C2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर C1 C2, तो आंसर बनना चाहिए 3:2, गॉट इट, 3:2। सो V2 बाई V1 इज 3:2, सॉरी V2 बाई V1 इज 3:2,
C1/C2 3:2, ओके। उसके बाद फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला किस्सा। इसमें क्या चीज होती है, जब बैटरी प्रोवाइड की जाती है तो बैटरी इज पैरेलल टू ऑल दिस 3, दिखाने के लिए यहाँ पर। तो इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन जो चार्ज इसने प्रोवाइड किया, मान ली Q प्रोवाइड किया, तो यहाँ जाके ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो Q1, Q2, Q3 दीज आर डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ पर पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है लेकिन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है लेकिन चार्ज डिफरेंट होता है। ये इसका की पॉइंट है पढ़ने का। तो इन तीनों को रिप्लेस करा दिया एक ही कैपेसिटर से। तो इसमें आसान क्या है, अगर पैरेलल में हो तो ये इनका एडिशन होता है, C1, C2, C3 इनका एडिशन होता है। रजिस्टर के बारे में जब हम पढ़ेंगे करंट में, तो ये पैरेलल में रजिस्टर जो होता है वो 1 बाय वाला किस्सा काम करता है। तो यहाँ इनका एडिशन हो गया। n आइडेंटिकल हो तो Cp इज इक्वल टू n टाइम्स C हो जाएगा, Cp इक्वल टू n टाइम्स C। इस पर जो सवाल बनने वाले उस पर हम काम करने वाले, ये आसान है। सो Cs इज इक्वल टू Cp बाय n कैसे होता है देखो, जैसे अभी आपने पढ़ा था Cs इज इक्वल टू C बाय n एंड Cp इज इक्वल टू n टाइम्स C। Cs बाय अगर Cp कर दूं मैं, तो Cs मतलब C बाय n और Cp का मतलब NC। तो देखो Cc कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय n स्क्वायर आ चुका है। तो Cs कैन बी इक्वल टू Cp डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। गॉट इट, Cs इक्वल टू Cp डिवाइड बाय n स्क्वायर। ये आ गया यहाँ पर। सेम किस्सा रजिस्टर में चलने वाला है आगे चलकर। रजिस्टर में Rs इक्वल टू n स्क्वायर RP आ जाएगा, वो तब बताऊंगा मैं, अभी पहले इस पर फोकस कर देते हैं, पहले इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। Cs इक्वल टू Cp बाय n स्क्वायर। फिर देखो शॉर्टकट क्या है, इसमें भी देखो क्या होता है, कई बार पोटेंशियल बता दिया जाता है। तो इस पर चार्ज Q1 आया, इसको Q2 आया, तो दो टर्म में मैंने क्वेश्चन को डिवाइड करके दिया है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो चार्जेस के बारे में बात करें तो देखो Q इज नोन, तो Q1 इक्वल टू, इसमें देखो Q1 इक्वल टू C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज, और Q2 इज इक्वल टू C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। गॉट इट। इन दोनों रिजल्ट में क्या फर्क है, तो चार्ज चाहिए तो चार्ज डायरेक्ट इस पर डिपेंड है। क्यों डिपेंड है उसके भी रीजन बताता हूँ। V इक्वल टू Q इक्वल टू CV, सो V इक्वल टू Q बाई C, ऐसा आने वाला है। तो Q1 बाई C1, Q2 बाई C2, तो देखो प्रोपोर्शनैलिटी अगर बात करें तो Q1 प्रोपोर्शनल टू C1 आ जाएगा। अगर चार्ज चाहिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है। तो ये चीज़ की वजह से, ये चीज़ की वजह से प्रोपोर्शनल, आप बोलेगा ये तो नीचे है भाई, देखो इसको V के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो V तो कांस्टेंट है, तो Q प्रोपोर्शनल टू Q1 प्रोपोर्शनल टू C1 आएगा। तो इस पर सवाल बहुत कम बनते हैं, लेकिन शॉर्टकट यही है। पोटेंशियल देखो, सीरीज में पोटेंशियल निकालना था तो C2 बाय आया, लेकिन पैरेलल में अगर चार्ज निकालना हो तो C1 बाय, इसको रट लो। इस पर सवाल बहुत कम पड़ते हैं, लेकिन यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला। अगर मुझे पोटेंशियल पता है तो Q1 इज इक्वल टू C1 भी आना है, अगर मुझे पोटेंशियल पता है तो Q2 इज इक्वल टू C2 भी होना है। यस, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, गॉट इट। देखिए अभी जो सवाल बन रहा है यहाँ क्या है, व्हेन 3 कैपेसिटर्स, अच्छा 3 कैपेसिटर्स के बारे में बात की है, इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड इन पैरेलल and one of the same capacity is connected in series. The resultant capacity is the capacity of each capacitor is okay. पहले बताया है कि ऐसे मान लीजिए 1, 2 और ये 3, ये 3 कैपेसिटर जो है इस तरीके से पैरेलल लगा है, और इन्हीं के जैसा एक जो ये सीरीज में लगा दिया। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, देखो ये सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। ये 3 पैरेलल में है, तो पैरेलल में बच्चों बन जाता है ये 3C, और ये जो है ये C है। अभी दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो मान के चलो मैं अगर मैं इसको C1 बोलता, इसको C2 बोलता, तो भाई CS शॉर्टकट क्या दिया है, 2 अगर सीरीज में हो तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। लेकिन जो सीरीज में है इसका रिजल्ट जो बन रहा है ये 4.5 बन रहा है। माइक्रो फैराड है तो चारों ऑप्शन माइक्रो में, तो मैं माइक्रो इस्तेमाल नहीं करूंगा। C1 मतलब 3C, C2 मतलब C डिवाइडेड बाई 3C प्लस C, तो ये हो गया 3/4 और ये C आ गया यहाँ पर,
है ना, ऐसे बनेगा 3/4c, और ये c² था तो एक c कैंसिल करवा देगा, 4.5। तो c इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाई 3, 1.5 इंटू 4 6। तो अभी माइक्रोफेराड दे दो इच्छा हो तो, 6 माइक्रोफेराड इसका आंसर बनना चाहिए, 6 माइक्रोफेराड इसका आंसर बनना चाहिए। 2024 का क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ो। 79, a parallel plate capacitor is charged and isolated. If the separation between plate is increased, which one of the following statement is not correct? दो प्लेट्स को हमने चार्ज करवा दिया और इसको आइसोलेट करवा दिया। तो आइसोलेट का मतलब बच्चों बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। तो जब बैटरी निकल जाती है तो एक चीज़ रहती है, क्योंकि चार्ज सप्लाई करने वाला सोर्स खत्म हो गया तो प्लेट पर जितना चार्ज है उतना ही रहने वाला है। तो चार्ज इज कांस्टेंट आफ्टर आइसोलेशन, ये सही है। फिर क्या होता है, इस पर पोटेंशियल क्या होता है, तो अभी पोटेंशियल के बारे में बात करें। देखो Q तो उतना ही रहेगा, Q इक्वल टू CV, तो मैं C1 V1 इज इक्वल टू डाल देता हूँ C2 V2। अभी क्या होता है, देखो ऐसा समझाने से बेटर है। जो दो कैपेसिटिव प्लेट्स थी इनको सबसे पहले बैटरी से कनेक्ट करवाया, करने के बाद इस पर चार्ज Q आ गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V था और इसका कैपेसिटी C है, तो C इज A एप्सिलॉन नॉट बाई D होगा। ये एक चीज़, ये पहली चीज़। उसके बाद में इन्होंने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब अभी बैटरी नहीं है, बैटरी डिस्कनेक्टेड। तो अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो भाई इस पर जो चार्ज होगा वो चार्ज उतना ही होगा, क्योंकि बैटरी नहीं है तो चार्ज कौन सप्लाई करेगा, नहीं कर पाएगा। अभी इन्होंने सेपरेशन को चेंज करा दिया, सेपरेशन को क्या कर दिया, तो देखो Q तो उतना ही रहेगा, C और V एक दूसरे को मैनेज करते रहेंगे। अभी चार्ज नहीं बदल सकता है तो C और V एक दूसरे को मैनेज करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे, तो देखो C का फॉर्मूला जो है वो है A K एप्सिलॉन नॉट बाई D। अगर डाइलेक्ट्रिक होता तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है ना, तो नहीं बताया, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D ले लेता हूँ। अभी बात यह है कि द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज इंक्रीज, तो सेपरेशन बढ़ रहा है, तो जब D बढ़ेगा सेपरेशन बढ़ेगा, तो कैपेसिटी में डिवाइडेड बाय था तो कैपेसिटी घटेगा, तो D बढ़ेगा तो कैपेसिटी घटेगा, लेकिन इस प्रोडक्ट को तो Q ही रखना पड़ेगा। तो जब C घटेगा तो V बढ़ेगा। तो इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो देखो पहले चार्ज Q रिमेन्स कांस्टेंट, फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, तो भाई ये रॉन्ग हो गया, इन्होंने बताया नॉट करेक्ट, तो ये नॉट करेक्ट हो गया। तो नॉट करेक्ट मतलब हमारे लिए ये करेक्ट है क्योंकि इन्होंने पूछा है नॉट करेक्ट, समझो जैसे समझना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंक्रीजेस, हाँ सही है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस, हाँ डिक्रीजेस। तो ये तीन चीज़ें सही है, और जो इनको चाहिए आंसर वो आंसर ये है, जो इनको आंसर चाहिए विच इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये एक कलर कॉम्बिनेशन दे दिया है, समझो अगर डायग्राम ऐसी आती है, तीन कैपेसिटर से और इनको किस तरीके से जोड़ा है, मैंने इंटेंशनली ये लाइन को कलर दे दिया। तो देखो पिंक लाइन जो दिख रहा है, ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पिंक लाइन यहाँ इन दोनों पिंक लाइन से जुड़ी हुई है, तो मतलब यहाँ इसको डिकोड करा दिया, तो तीनों पिंक लाइन एक साइड से जुड़ी हुई है। और ये जो स्काई ब्लू दिख रहा है यहाँ पर, मान लीजिए कौन सा कलर होता है, साइंट जो भी हो, तो ये जो सेकंड कलर है, हाँ ये तीनों प्लेट एक से कनेक्टेड है, यस। तीनों कैपेसिटर पैरेलल में काम करेंगे, तो अगर तीनों का कैपेसिटी C है तो इफेक्टिव कैपेसिटी 3C हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में एडिशन होता है। ये एक चीज़, इसी कॉम्बिनेशन को बदलाव करके ऊपर की लाइन में एक कैपेसिटर और नीचे की लाइन में दूसरा कैपेसिटर जब डाल दिया जाता है तो इसको मॉडिफाई कर दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये सवाल अगर हमको आता है व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की एक खासियत होती थी P/Q इक्वल टू R/S वाली, लेकिन यहाँ पर आपको P/Q R/S वाला क्वेश्चन अभी तक तो नहीं बना है। यहाँ पर सिर्फ इतना है कि अगर
सारे के सारे कैपेसिटर सेम हो इन एक्सक्लूडिंग दैट जी वैल्यू, तो जी की वैल्यू कोई भी हो, जिसको हम लोग बैलेंस कंडीशन कहते थे, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आने वाला है, उस समय भी हम लोग कोई क्वेश्चन में इंक्लूड करा दूंगा उसके। तो यहां पर फिलहाल के लिए तो जो अगर बैलेंस कंडीशन हो तो ये जी काम नहीं करता है। बैलेंस कंडीशन इन द सेंस अभी देखो यहां पर पी क्यू आर एस, तो पी बाई क्यू रेशो 1, आर बाय एस रेशो 1 बन रहा है, इसको बैलेंस कंडीशन कहते हैं। तो उस समय ये बीच वाला कौन है, 10 20 30 40 कितना भी माइक्रोफैराड हो या फैराड में हो, ये काम नहीं करेगा। तो इसका जो रिजल्ट बनने वाला है, अगर सारे के सारे वैल्यू सेम है तो रिजल्ट उतना ही बनने वाला है, इसको कहा जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। तो इसके कुछ क्वेश्चन मैं इंटेंशनली करंट इलेक्ट्रिसिटी में इन्वॉल्व करा के ले लूंगा। तो देखो यहां पर एक सवाल बन रहा है, यह सवाल क्या है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में। तो देखो यही चीज हो रही थी, 1 2 3 पैरेलल है, ये ऊपर कुछ कैपेसिटर नहीं है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है। हाँ, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, 4 माइक्रोफैराड, सॉरी 4 4 4, ये 4 इसको पैरेलल, तीनों पैरेलल आ जाएंगे। तो 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड मतलब 12 माइक्रोफैराड इसका आंसर बनना चाहिए। ओके, ये हो गया इसका आंसर। तो शॉर्टकट भी मिल गई है, यस। उसके बाद में थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जब इस टाइप का कॉम्बिनेशन दिया जाता है तो देखो क्या होता है, मान लीजिए मैंने इसको एक प्लेट को सोर्स से कनेक्ट करा दिया, इसको सोर्स से कनेक्ट करा दिया, तो ये जो कैपेसिटर बन रहा है ये एरिया को जब डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, तो ये पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट काम कराना है। तो मैं इनको दो कैपेसिटर्स मान के चलता हूं, जैसे कि पहला कैपेसिटर जिसका एरिया ए है और जिसका सेपरेशन डी है, इस कैपेसिटर को जोड़ दिया गया किसके साथ में, दूसरे के साथ में। यहां पर देखिए 2a है तो ये a है, तो ये भी a आ गया, ठीक है, ये भी a आ गया। लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, ये d है और ये b है, तो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज d प्लस b, और इन दोनों को पैरेलल के हिसाब से काम करो। पैरेलल में आपको पता है अभी मान लीजिए इसका कैपेसिटी जो होगा वो C1 होगा और इसका कैपेसिटी C2 होगा। तो C1 कितना आ रहा है भाई, ए के इप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो एरिया ए है, ए तो डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ए इप्सिलॉन नॉट बाय डी, इसका ए इप्सिलॉन नॉट बाय डी कैपेसिटी। दूसरे का C2 ए इप्सिलॉन नॉट बाय, प्लेट के बीच का सेपरेशन है डी प्लस बी, ओके, एंड इफेक्टिव कैपेसिटी इज C1 प्लस C2। तो देखो क्या हो रहा है ना इसमें, देखो ये स्टेयरकेस वाला भी क्वेश्चन देखते देखते अभी आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जेईई में कई बार पूछ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। इसमें मतलब ये तो 2 लेयर होती है, ऐसे 3 लेयर डाल दिए, या फिर HCV में भी इसका टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या होगा, कैपेसिटर इज मेड ऑफ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए, अच्छा एरिया कैपिटल एरिया है, तो ये क्या चीज़ है, अच्छा ये मैं डायग्राम से निकाल रहा था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल ए को ही एरिया बताया इन्होंने, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ए और ए, तो डायग्राम में गलत हो गया, ये ए और ये भी ए, ठीक है। तो एरिया को ए बता दिया, ओके। तो दोनों पैरेलल की तरह काम कर रहे हैं, तो ये सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो डायग्राम में ऑलरेडी दे दिया है। तो इसका इफेक्टिव कैपेसिटी क्या होगा बच्चों, द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज, तो C1 प्लस C2, तो देखो ए इप्सिलॉन नॉट, दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, दोनों को ऐड कराना है, तो 1/d प्लस 1/d प्लस बी, फिर ए इप्सिलॉन नॉट डी प्लस बी प्लस डी डिवाइड बाई डी इंटू डी प्लस बी, तो ए इप्सिलॉन नॉट 2d प्लस बी, ऐसे कुछ बन रहा है। तो ए इप्सिलॉन नॉट, अच्छा और क्या चीज़ है, हाँ ए इप्सिलॉन नॉट, अच्छा तो और कुछ, हाइट इज बी द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज, और कुछ निकलेगा, हाँ इन्होंने डी कॉमन निकाला, ओके।
ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, क्योंकि नीचे देखा ही मैंने डी कॉमन निकाला है, लेकिन यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। वन बाई डी, ओके, ये भी करेक्ट है। Width of it is a, वही तो मैं बोलूँ क्या है लफड़ा, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। तो मुझसे गलती हो गई क्वेश्चन पढ़ते समय। चलो वापस से करते हैं इसको, इन्होंने क्या है ना, बहुत टेक्निकल चीज़ में बात की है, क्या टेक्निकल चीज़ है, स्टेटमेंट में थोड़ा गड़बड़ हो गया। कैपेसिटर मेड अप ऑफ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए, ठीक है, द सेकंड प्लेट हैज़ अ स्टेयरकेस, तो सेकंड प्लेट हैज़ अ स्टेयरकेस लाइक स्ट्रक्चर विड्थ ऑफ, तो देखो क्या हो गया ना, ये पूरा के पूरा प्लेट है बच्चों, ये पूरा के पूरा प्लेट जो है इसका एरिया ए है, और सेकंड प्लेट में सिर्फ इन्होंने स्टेयरकेस डाल दिया, तो उससे क्या हो गया, ये इतना जो इफेक्टिव एरिया मिलेगा, मतलब अगर ये प्लेट होता तो इस प्लेट का एरिया यहाँ a/2 होता और इस प्लेट का एरिया a/2 होता, इनके बीच का डिस्टेंस d होता और इसके बीच का डिस्टेंस d+b होता। इतना चीज हो सकता है, इतना हो सकता है, अभी ये सही आने वाला है। चलो ठीक है, और ये प्लेट नीचे का जो प्लेट था, ये नीचे का पूरा प्लेट ए था, लेकिन आपने इसको 2 कैपेसिटर में डिवाइड कर दिया, तो देखो कैसे होगा, पहला जो कैपेसिटर होगा वो a/2 एरिया होगा और बीच का डिस्टेंस d होगा, ये कैपेसिटर को ले लिया इधर, और दूसरा जो कैपेसिटर होगा इसका जो प्लेट का एरिया होगा ये a/2 ही होगा, लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा d+b। आर यू गेटिंग दिस? तो अभी कैपेसिटर C1 A, मतलब a/2 है एरिया, आर यू गेटिंग दिस? यस, तो a/2 है, तो a के एप्सिलॉन नॉट बाई डिवाइडेड बाई डी, क्योंकि a की जगह पर a/2, तो 2 नीचे आ जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और दूसरा जो C2 है उसमें a की जगह पर a/2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच का डिस्टेंस है d+b। यस, अभी आ जाएगा। और सो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इज इक्वल टू, दोनों में से अगर देखा जाए तो a एप्सिलॉन नॉट बाई 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ पर 1/d और यहाँ पर 1/d+b। ओके, तो a एप्सिलॉन नॉट बाई 2 d+b प्लस d डिवाइडेड बाई d इंटू d+b, तो नीचे से d कॉमन निकल गया और ऊपर b+2d आ गया और नीचे d+b आ चुका है। तो ऐसा कोई मैच कर रहा है? a एप्सिलॉन नॉट बाई, यस, 2d यहाँ पर दिख रहा है, a एप्सिलॉन नॉट बाई 2d, यस, b+2d दिख रहा है, d+b दिख रहा है, मतलब ये आंसर आना चाहिए बी ऑप्शन आना चाहिए। दिख रहा है ना बच्चों? होपफुली। चलो उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इन गिवन कैपेसिटिव नेटवर्क द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिजल्टेंट कैपेसिटी निकालना होता है। तो इसका तरीका क्या होता है, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा स्लोली करा लेता हूँ, एक बार समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे ये पूरा दिखता है तो बच्चे ना ए से शुरुआत कर देते हैं, मत करो, रैंडम देखो। किसी भी पजल को अगर सॉल्व करना है तो उसको रैंडम भी देखना शुरू करो। हमारा क्या होता है ना, मैथ्स में हम लोगों का लॉजिक बहुत डेवलप हो जाता है। लॉजिक इन द सेंस क्या हो जाता है, पहला स्टेप फिर दूसरा, लॉजिक भी एक्चुअली नहीं बोल सकते हम लोग। जैसे हमारा बोर्ड का होता है ना, पहली स्टेप फिर दूसरा स्टेप फिर तीसरा स्टेप फिर चौथा स्टेप, तो हमको पढ़ा जाता है कि बस यही स्टेप फॉलो करो। तो थोड़ा सा और सिचुएशन ये होता है इसमें जब मैं देखता हूँ तो मुझे एक दिख रहा है, रैंडमली देखो, मुझे ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं
और मुझे ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं। क्या आपको भी दिख रहा है? अगर हाँ तो मैं इसको रिड्यूस करा दूं। कैसे रिड्यूस करना है? फिर ये C1 जो होगा 8 माइक्रोफैरड, उसको वैसे लिख देता हूं, ए से शुरुआत। थोड़ा आपके लिए एक्सटेंड हो जाएगा लेकिन समझो। फिर इस पॉइंट पर जब मैं आता हूं तो आगे 8 माइक्रोफैरड वैसे ही दिख रहा है। फिर उसके जब आगे जाता हूं तो ये दोनों मुझे पैरेलल दिखते हैं। तो पैरेलल में बच्चों क्या होता है? दोनों का एडिशन होता है। तो इन दोनों का एडिशन हो गया 4 + 4, ये 8 हो गया, 8 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ नीचे आता हूँ, यहाँ से बी की तरफ में चला जाऊँगा। फिर वापस से यहाँ जहाँ से छोड़ दिया था इसको, यहाँ से आऊँगा। ये दोनों जब मैं इस पाथ को फॉलो करूँगा तो ये दोनों सीरीज़ में आएंगे। कैसे सीरीज़ और पैरेलल समझे वो भी देख लो। अगर आप यहाँ आते हो तो क्या आपके लिए दो रास्ते बन रहे हैं? यहाँ आने के बाद क्या आपके पास यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए दो रास्ते बन रहे हैं? हाँ, पैरेलल है। इस पॉइंट से अगर मुझे आगे जाना हो तो क्या मेरे लिए दो रास्ते हैं? नहीं है। मुझे पहला कैपेसिटर क्रॉस करके फिर दूसरा कैपेसिटर क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो भाई ये सीरीज में क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया C/N 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड वाले दो है, तो 8 और 8 वाले दो है। C/N 8/2 दो है, C/2 n की वैल्यू 2 है। C/2 क्यों C/2? अगर उतना नहीं है 1/8 + 1/8 2/8 1/4 नहीं करना है। इनवर्स लेना भूल जाते हम लोग। चलो 8 8 या फिर C1 C2/C1 + C2 8 × 8 / 8 + 8 इतना क्यों करते? C/N सेम वैल्यू है, 2 है। C/N 8/2 8/2 कितना बच्चों? 4। ये 4 माइक्रोफैरड मिल चुका है। इसके आगे आते हैं तो ये सीधा यहाँ कनेक्शन भी दिख रहा है। अभी फिर से मैं इस डायग्राम को जब देखता हूँ तो मुझे ये चीज़ पता चलती है कि हाँ, यहाँ पर देखो तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए देखो ये इन दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा, ऐसा आ जाना पड़ेगा। तो ये दोनों कैसे है? सीरीज़ में। वापस से मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ। कैसे रिड्यूस करना है? तो पहले 8, वैसे देखा जाए तो मेंटल कैलकुलेशन से ही आना चाहिए, तो अभी मैं माइक्रो नहीं लिखूँगा। 8, फिर ये देखो यहाँ पर आ गया, ये नीचे है 4, फिर ये ऊपर 8 और 8 सीरीज में है, C/N 8 और 8 सीरीज में है। ऐसे दिखा रेक्टेंगल की पैरेलल मैं मेंशन करा दिया। नहीं, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा आगे, तो इस पहले को क्रॉस करके फिर दूसरे को क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो 8 और 8 सीरीज में, C/N 8/2 दो है, 8/2 कितना? 4। गॉट इट? तो अभी देखो यहाँ पर बी पे पहुँचने के लिए इसको मैं रिड्यूस करा देता हूँ। पहला 8, यस। उसके बाद में जब यहाँ आता हूँ तो क्या मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए दो पाथ मिल रहे हैं? हाँ मिल रहा है। मैं यहाँ से ऐसे जा सकता हूँ, मैं यहाँ से ऐसे जा सकता हूँ। मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैसे है? पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है बच्चों? एडिशन होता है। तो 4 + 4 8 हो गया। फिर ये बी आ गया। अभी दोनों है सीरीज में, तो देखो C/N वाला किस्सा लास्ट, C/N 8/2 मतलब हो गया 4 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार रिवाइज करके देख लो, इसको रिवाइंड करके देख लो, ठीक है? कर सकते हो, पढ़ लो। उसके बाद में जो क्वेश्चन यहाँ बनाया है इसमें क्या पूछा है? व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q? कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसा ये 3 माइक्रोफैरड दिख रहा है, ये 1.4 और 1.4 पैरेलल, सॉरी 1.5 पैरेलल में है, तो इन दोनों का एडिशन 3 हो जाएगा। फिर देखो ये आ गया 3 माइक्रोफैरड। ये तीनों के तीनों सीरीज में हैं। आप इसको रिड्यूस कराना है तो 1/C1 1/C2 1/C3 ना करो। 3 माइक्रोफैरड वाले 3 कैपेसिटर है, तो C/N वाला किस्सा अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये आपके लिए लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए CS = C/N, तो कितना है? 3 माइक्रोफैरड वाला कितने हैं? सेम दिख रहा है, 3 दिख रहा है। आंसर आ गया 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड। गॉट इट? प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, उसी पे काम होगा। उसके आगे
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ 7 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ईच ऑफ 2 माइक्रोफेराड गिव्स रिजल्टेंट ऑफ 10/11 माइक्रोफेराड। ये क्वेश्चन को थोड़ा टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे समझो, मुझे पता ही नहीं कितने 7 में से मतलब कितने कॉम्बिनेशन हो गए, क्योंकि देखो ऑप्शन में आ रहा है 3 पैरेलल 4 सीरीज, 2 पैरेलल 5 सीरीज, 4 पैरेलल 3 सीरीज, 5 पैरेलल 2 सीरीज। तो भाई इसमें बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा। उससे बेटर मैं आपको आइडिया दे देता हूँ क्या है। देखो जब 7 आइडेंटिकल इस टाइप का क्वेश्चन आता है और हर एक का वैल्यू भी दिया होता है, तो C की वैल्यू है मान लीजिए 2 माइक्रोफेराड दिया गया और 7 है, तो इनको सीरीज पैरेलल में लगाया गया। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि मान लीजिए लेट X कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, ऐसे मान के चलते हैं, और Y कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। मतलब X वैल्यू X टोटल मतलब 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, पता नहीं, X कैपेसिटर सीरीज में और Y कैपेसिटर्स पैरेलल में, और इन टोटल कैपेसिटर्स की वैल्यू कितनी है 7 बन रही है। टोटल कैपेसिटर्स की वैल्यू कितनी बन रही है 7 बन रही है, मतलब X प्लस Y की वैल्यू 7 बनने वाली है। यहाँ तक आगे अभी मुझे फाइनल रिजल्ट जो चाहिए वो 10/11 चाहिए। जब मैं X कैपेसिटर सीरीज में डालता हूँ, X कैपेसिटर सीरीज में डालता हूँ, तो इफेक्टिव कैपेसिटी कितना हो जाएगा। X कैपेसिटर सीरीज में है तो CS C/N होता है, क्योंकि 2 माइक्रोफैराड वाले ही सारे कैपेसिटर्स हैं। तो जो अगर मैं X कैपेसिटर को सीरीज में डालता हूं तो उनका मिला के जो कैपेसिटी होगा वो CS हो जाएगा, विच इज C/X। तो आ गया 2 माइक्रोफैराड डिवाइडेड बाय X। तो वैसे लिखता हूं मैं 2 माइक्रोफैराड डिवाइडेड बाय X। और जब मैं पैरेलल का इस्तेमाल करता हूं तो Y कैपेसिटर्स मैंने पैरेलल में डाल दिया, तो पैरेलल में उनका N टाइम C होता था, N टाइम C। देखो यहाँ मैंने क्या इस्तेमाल किया, यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है यूज्ड CS इज इक्वल टू C/N, है ना। यूज किसका किया है CS/N, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Y इंटू C विच इज 2 मल्टीप्लाई बाय Y। यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, आई हैव यूज्ड CP इज इक्वल टू N टाइम्स C का इस्तेमाल किया मैंने। तो पैरेलल में एडिशन हो जाता है, सीरीज में डिवाइड बाय में आ जाता है, तो ये आ गया यहाँ पर। अभी मुझे पता है कि सीरीज की जो कैपेसिटर्स हो गए उनका CS आंसर मिल गया, और जितने पैरेलल में हो गए तो उनका CP आने वाला है। तो 2 कैपेसिटर आखिर में देखिए, ये सीरीज में मतलब 4 है 5 है जो भी होगा, ये सीरीज में होने का जो है उनका आंसर मिल गया, और जितने यहाँ पर 1 2 3 पैरेलल में होते थे उनका CP मिल जाएगा। तो इनका जो रिजल्ट बन रहा है, इनका रिजल्ट बन रहा है C, और उसकी वैल्यू इन्होंने बताया है 10/11 माइक्रोफैराड। तो मैं इंटेंशनली भी माइक्रो वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो अभी देखो इनके लिए रिजल्ट क्या बनेगा बच्चों, CS CP दोनों सीरीज में है, तो C इज इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2। इसका इस्तेमाल करूँगा क्योंकि दोनों मुझे सीरीज में दिख रहे हैं आखिर में, कैसे कंफ्यूजन ना हो। X कैपेसिटर सीरीज में, Y कैपेसिटर पैरेलल में, जो सीरीज में बन रहे हैं सेम वैल्यू होने की वजह से सीरीज का रिजल्ट मिल जाएगा C/X जो कि 2/X है। जो पैरेलल में बन रहे हैं उनका रिजल्ट मिल जाएगा NC के हिसाब से YC। C तो 2 है तो 2 है। अभी लास्ट में मुझे जितने सीरीज़ वाले थे उनका आंसर और पैरेलल वालों का आंसर ऐसा मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये जो दोनों दिख रहे हैं अभी ऐसे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो ये सीरीज़ में दिखेगा, दिखने तो सीरीज़ में ही है क्योंकि पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज़ का कॉम्बिनेशन का आंसर ही आ गया। मतलब जितने सीरीज़ में थे उनका मैंने एक कैपेसिटर तैयार कर लिया, जितने पैरेलल में थे उनका मैंने एक कैपेसिटर डाल दिया, तो कुछ इस तरीके से आएगा। लेकिन इनका रिजल्ट मुझे मिल रहा है 10/11। तो देखो फाइनल C की जगह पर 10/11 इज इक्वल टू CS की जगह पर बच्चों 2/X, और CP की जगह पर 2Y डिवाइडेड बाय 2/X प्लस C2 की जगह पर, हाँ अच्छा C2 CS CP की जगह पर 2Y। तो देखो ये 10/11 इज इक्वल टू, तो ये 4Y डिवाइड बाय X डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा 2 कॉमन 1/X प्लस 1 सॉरी 1/X प्लस Y, तो ये बन जाएगा 4Y
बाई एक्स, और यहाँ पर है 2 1 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई जो था वो x था वो ऊपर चला गया, फिर x कैंसल, फिर एक 2 4 जा, तो 10/11 इज इक्वल टू 2y बाय 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ तक मैंने ला दिया। इसके आगे मैथ्स क्या करोगे बच्चों, समझ लो। तो इसका ये रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं इससे ये कंक्लूड करूँगा, पहले 2y का मीनिंग मैं 10 ले लूँगा, ले सकते हो, ले सकता हूँ, क्योंकि रेशो है ना दोनों साइड में, तो 2y का मतलब 10 हो गया। तो इससे मुझे y की वैल्यू मिल चुकी है, y इक्वल टू 5। मतलब 5 कैपेसिटर्स y, 5 कैपेसिटर्स कैसे है, पैरेलल में है, 5 कैपेसिटर्स पैरेलल में है, 5 कैपेसिटर्स पैरेलल में है, 5 कैपेसिटर्स पैरेलल में है, तो टोटल तो 7 ही थे। अगर 5 कैपेसिटर्स पैरेलल में है, 5 कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में है तो टोटल तो 7 ही थे, मतलब 2 सीरीज में होनी चाहिए। तो देखो हो सकता है क्या, ये नीचे देखो, अगर इस लॉजिक को वैलिड करना है तो 11 का मतलब 1 प्लस एक्स का मतलब 2 और y का मतलब 5 अगर लूँ मैं, x का मतलब 2 और y का मतलब 5 लूँ तो होता है क्या 11, हो सकता है। तो ये कंक्लूड करने के लिए इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, जो सिंपलेस्ट होगा इसमें से सॉल्व करके देखो, थोड़ा रिवाइज कर दो, प्रैक्टिस कर दो। देखो क्वेश्चन तो आया है भाई, क्वेश्चन तो आया है। आगे ये एक कॉम्बिनेशन पूछा जाता है, हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये नहीं होता है, लेकिन बहुत आसान होता है, तो मैं बता दूं आपको। 2 कैपेसिटर्स को अलग अलग तरीके से चार्ज किया जाता है। तो पहला कैपेसिटर है C1 जिसको पोटेंशियल V1 दिया, और दूसरा है जिसका C2 उसको पोटेंशियल V2। फिर क्या करते हैं, इन दोनों को उठा के लाते हैं और एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट करा देते हैं। लेकिन पैरेलल कनेक्ट करने के 2 तरीके। पहला, इनकी लाइक प्लेट मतलब इसका पॉजिटिव और दूसरे पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया, दूसरे का इसका निगेटिव और उसके निगेटिव को कनेक्ट करा दिया, इसको कहा जाता है लाइक कॉम्बिनेशन। मतलब प्लस प्लस के साथ और माइनस माइनस के साथ जोड़ दिया गया। जब ऐसे होता है तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस अगर हो तो चार्जेस फ्लो हो गए यहाँ से, और चार्जेस फ्लो कब तक हो गए, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए और दोनों का कॉमन पोटेंशियल कुछ सेम हो जाए, तो इन दोनों के अक्रॉस एक कॉमन पोटेंशियल बनेगा। कितना, तो V कॉमन इज C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 करना है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और लॉस कितना होगा, क्योंकि ड्यूरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, हीट जनरेट होगी, और जो हीट जनरेट होगी वो कितनी जनरेट होगी, मतलब लॉस जो होगा हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ये दोनों को याद करो, क्योंकि सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा। अगर अनलाइक प्लेट को कनेक्ट कर दिया जाए, मतलब क्या, एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव के साथ में जोड़ दिया है, एक के पॉजिटिव को दूसरे के निगेटिव के साथ में, और दूसरे का निगेटिव एक के पॉजिटिव के साथ में, तो लॉस बहुत ज़्यादा होने वाला है, लॉस घमासान होने वाला है, लॉस बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इसी वजह से देखो क्या होगा, रिजल्ट में क्या फ़र्क पड़ा, ये एज इट इज़ फॉर्मूला, लेकिन C1V1 माइनस C2V2 माइनस आ गया, और लॉस में भी देखो यहाँ पर V1 प्लस V2 का स्क्वायर आ गया, लॉस बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो V1 माइनस V2 की जगह पर V1 प्लस V2, फॉर्मूले वैसे ही है, लेकिन सिर्फ प्लस की जगह पर माइनस। हाँ, यहाँ C1 प्लस C2 कैपेसिटी का एडिशन है, तो भाई इसमें कोई दिक्कत ना करे, इसमें कुछ ना करे। C1V1 प्लस C2V2 उसकी जगह पर यहाँ C1V1 माइनस C2V2। मैंने मॉड क्यों डाला है, क्योंकि इतना मुझे इंटरेस्ट अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट तो जेई की थोड़ी ना इंटरेस्ट है, तो उसमें तो फिर पोलैरिटी वाइज कौन सी प्लेट पॉजिटिव होगी कौन सी निगेटिव होगी वहां तक निकालना पड़ता है। तो अभी तो आपको इतना ही करना पड़ेगा कि हाँ कॉमन पोटेंशियल कितना है और लॉस कितना है, तो दिक्कत नहीं है बच्चों, समझ में आ रहा है। अभी सीईटी लेवल पर क्या करते हैं, एक कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है और दूसरे को ना अनचार्ज्ड बताया जाता है। दूसरे को अनचार्ज्ड बताने की वजह से आप इसमें से कौन सा भी रिजल्ट इस्तेमाल करो, कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला। जैसे कि अगर ये लर्न होता है, आपका आगे का क्वेश्चन करना है, फिर ये स्लाइड को समझ लो कि ये स्लाइड आ गई आपके साथ में, तो इसका अगर फॉर्मूला आपको याद रहता है तो फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखो यहाँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए क्या बन रहा है, देखो कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 इज चार्ज्ड अप टू पोटेंशियल V, मतलब इसको V1 की जगह पर मैं V रख दूँ, इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, ओके, एंड इज कनेक्टेड टू अनचार्ज्ड। अनचार्ज्ड का मतलब बच्चों इसका पोटेंशियल V2 0 होगा, अगर इसका चार्ज है तो 0 होगा। इन पैरेलल
टू द कैपेसिटर C2, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज, ईच कैपेसिटर मतलब कॉमन पोटेंशियल, भी कॉमन। तो ये है C1 V1 प्लस माइनस पता नहीं मुझे, क्योंकि दूसरा तो जो अनचार्ज्ड था, तो C1 V1 C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 आ गया। C1 की जगह पर C1 ही लिखना है, V1 की जगह पर V प्लस C2 इंटू V2 का मीनिंग तो 0 है, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो रिजल्ट मिल चुका है C1 V बाय C1 प्लस C2। यह आ गई आपकी शॉर्टकट, V कॉमन। तो इतना करो, यस ये आंसर आ गया। गॉट इट? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे लास्ट थोड़ा ही टॉपिक रह गया। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के 3 फॉर्मूले जो आपको याद करने पड़ेगा, हाफ CV स्क्वायर, Q स्क्वायर बाय 2C और हाफ ऑफ QV। हालांकि इस पर जो सवाल बनता है, तो देखिए ग्राफ निकालता है चार्ज और पोटेंशियल का ग्राफ, तो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज, चार्ज और V का ऑलरेडी आपने पढ़ा है ना, Q इक्वल टू CV, Q प्रोपोर्शनल टू V, ये तो ग्राफ आपको पता था। तो जैसे शुरुआत की स्लाइड में हमने जो ग्राफ देखा है, बस वैसे ही ग्राफ, लेकिन उस ग्राफ से अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, उस ग्राफ से अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, तो एरिया निकाल दो, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट की तरह, बेस V होगा और हाइट जो होगी ये Q होगी, बस हाफ ऑफ, तो एरिया अंडर QV ग्राफ निकाल दो, यह आ गया यहाँ पर। दूसरा, जो कैपेसिटर की प्लेट होती है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी पर निगेटिव होता है, तो ये चार्ज डेंसिटी। तो इसके पहले आर्टिकल में मैंने मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम जब लिया था, तब मैंने आपको बोला था ये कैपेसिटर में आएगा। तो भाई क्या है एनर्जी डेंसिटी? मतलब ये कैपेसिटर की जो 2 प्लेट्स है, इसके बीच का जितना एरिया है, इसके बीच का जो वॉल्यूम है, उसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ है। तो एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर या फिर सिग्मा स्क्वायर बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मान लीजिए इस पर से कोई सवाल पूछे, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू, तो आपको लिखना पड़ेगा ये जो U दिख रहा है, U मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर करना पड़ेगा, या फिर U देखिए हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर था, तो वॉल्यूम कितना, तो प्लेट का एरिया, अंदरूनी एरिया A होता है और सेपरेशन इन दोनों के बीच का D होता है। तो भाई इसके बीच का जो रीजन है, इसका वॉल्यूम A इंटू D होना चाहिए। ये तो भाई आगे वाली चीज़ है कि एरिया कैसे, वॉल्यूम कैसे निकाले। तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लेट पर नहीं, प्लेट का वॉल्यूम नहीं, प्लेट का वॉल्यूम नहीं, इन 2 प्लेट के बीच में जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको इतना वॉल्यूम निकालना है, तो प्लेट का एरिया और ये सेपरेशन, बस ये आपको जो मिलेगा यहाँ बीच में, इसका वॉल्यूम A इंटू D हो जाएगा। वैसे ही सिग्मा स्क्वायर की टर्म में भी आप ले सकते हो। चलो फिर देखो यहाँ पर बेसिक सवाल बन रहा है, if the charge on the capacitor is 3 coulomb, the energy stored in a capacitor is increased by 44%. The original charge on the capacitor is, तो बात कैपेसिटर और उसके चार्ज पर हो रही है। क्या कैपेसिटर की कैपेसिटी चेंज हुई? क्योंकि अभी आपके सामने और एक एडिशनल टास्क बन गया। जब मेरे सामने एक ही कॉन्सेप्ट के 3 अलग अलग और 2 एडिशनल यहाँ पर ऐसे 5 फॉर्मूले का इस्तेमाल करना हो, ये हालांकि एनर्जी डेंसिटी का है, लेकिन इसमें से एनर्जी निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम करा के। तो मैं बेसिकली बात करूं, इतने अगर हो तो किसका इस्तेमाल करना है, इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। और वो कैसे लगाए? यहाँ इन्होंने बताया कि कैपेसिटर है और जिसके चार्ज में अल्टरेशन किया है। तो कैपेसिटी में हमने स्टार्टिंग से ही बोला है, कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर एनर्जी चेंज हो रही है चार्ज के बदलाव से, तो हमें एक चीज़ फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि एनर्जी इज हाफ ऑफ CV स्क्वायर का इस्तेमाल न करते हुए Q स्क्वायर बाय 2C का इस्तेमाल करें तो हाँ, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि कैपेसिटी में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो देखो क्या करूँगा मैं, U2 बाई U1 इज इक्वल टू Q2 बाई Q1 का स्क्वायर, या फिर Q2 का स्क्वायर बाई Q1 का स्क्वायर, ठीक है। तो Q2 स्क्वायर बाय Q1 ऐसे कर सकते हैं हम लोग। अब इस सवाल में क्या पूछा गया है वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो ठीक है, परसेंटेज चेंज दिया है, तो Q2 बाई Q1 ब्रैकेट का स्क्वायर डाल देता हूँ। अभी इन्होंने बताया एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज्ड बाय 40%, इंक्रीज्ड बाय 40%, तो क्या हो गया, U2 इज U1 प्लस 44%, 44 बाय 100 ऑफ U1,
तो ओरिजिनल जितना था उसमें 44% राइज हो गया, तो भाई ये 144/100 ऑफ U1 हो जाएगा। मतलब U2/U1 का मीनिंग 145/100 मतलब 1.44 हो रहा है। ये यहां तक तो बन रहा है। अगर इतना है तो U2/U1 का मीनिंग 1.44 है, डिवाइडेड बाय 1 कर देता हूं, इज इक्वल टू ये आ गया बच्चों यहां पर Q2/Q1 ब्रैकेट का स्क्वायर, है ना, Q2/Q1 ब्रैकेट का स्क्वायर। मतलब Q2/Q1 का मीनिंग 1.2 मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखो क्या हो गया, द चार्ज ऑन कैपेसिटर इंक्रीज्ड बाय, मतलब ये हो रहा है कि Q2 माइनस Q1 का मीनिंग 3 हो गया। ओरिजिनल जो भी चार्ज बनता था, तो इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज 2 नहीं है, मतलब ओरिजिनल जो चार्ज होगा उसमें और 3 से बढ़ा दो, तो Q2 माइनस Q1 इज थ्राइस। तो Q2 का मतलब यहां से आप ले सकते हो 1.2 Q1 माइनस Q1 इज इक्वल टू 3, तो इसको जगह लगेगी और, ठीक है। उसके बाद चेंज करवा देता हूँ मैं कलर, थोड़ा आ जाएगा यहाँ पर। तो 0.2 Q1 इज इक्वल टू 3, तो Q1 का मतलब 15 जो भी होगा माइक्रोकूलम वो आ जाएगा। तो ओरिजिनल चार्ज जो था वो था 15, अच्छा कूलम के बारे में बताया 3 कूलम था, तो माइक्रो बे फजूल में दे दिया, 15 कूलम आएगा, 15 कूलम। तो इस तरीके से हैंडल करो ये 2023 का। तो सवाल तो भाई बड़े हेवी बन रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अच्छा चलो, द मीन इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज्ड एयर कैपेसिटर इज, मीन एनर्जी डेंसिटी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या फिर हाफ ऑफ सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अभी आपको पता है सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, तो भाई यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये एप्सिलॉन नॉट अलग से, तो सिग्मा का स्क्वायर मतलब क्यू बाई ए का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा भैया क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। तो ये अभी आपको करते आना चाहिए, सी आंसर होना चाहिए। इसीलिए 5 इक्वेशन मैंने करा के दे दिया आपको। या आप भी, आप पर निर्भर होगा कि कितना प्रैक्टिस करते हो, करो। उसके बाद 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 and 3 microfarad are charged to 100 volt, okay, and then plates of capacitor are connected, मतलब ऐसे किया है, are connected like this, ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो इनका मतलब यह है कि जो कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का है इसको 100 वोल्ट तक इन्होंने चार्ज करा दिया। फिर जो 3 माइक्रोफैराड वाला है, जो 3 माइक्रोफैराड वाला है इसको भी 100 वोल्ट तक इन्होंने चार्ज करा दिया। फिर कनेक्ट कैसे किया देखो, तो इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। ये कनेक्शन जब आप दिख रहा है तो देखिए माइनस इज कनेक्टेड टू प्लस एंड प्लस इज कनेक्टेड टू माइनस, मतलब अनलाइक वाले किस्सा आ गया, अनलाइक वाला किस्सा आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया हीट प्रोड्यूस्ड, तो जितना लॉस होगा वो हीट में चला जाएगा, तो मैं बोलूँगा लॉस इक्वल टू हाफ ऑफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2। शॉर्टकट क्या दिया है बच्चों, V1 प्लस V2 ब्रैकेट का स्क्वायर करा दो, V1 प्लस V2 ब्रैकेट का स्क्वायर करा दो। फिर देखो हाफ ऑफ, अभी कितना है, तो माइक्रो में आंसर दिया तो अभी कन्वर्शन कुछ ना करो, तो देखो 2 × 3/2 प्लस 3 और V1 प्लस V2 इनका स्क्वायर, ये 2 यहाँ पर कट हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 5, ये 200 आ गया, है ना, ये 200 आया। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 2 का स्क्वायर आ गया, 3/5 4 इंटू 10 पावर 4 आ गया। तो माइक्रो तो बचा ही था, और कुछ बचा है, कूलम कूलम स्क्वायर कूलम, और हाँ इसमें का स्क्वायर बनता है,
40,000 आना चाहिए उसका तो। अच्छा ये माइक्रो मिली है, अच्छा माइक्रो मिली है तो लेना पड़ेगा भाई। तो देखो क्या है, ये माइक्रो डिवाइड बाय माइक्रो, एक माइक्रो मिल के, मतलब यहाँ पर अभी पावर के बारे में बात करें तो 10⁻⁻6 रहेगा। कैसे रहेगा देख लो, C1 C2 जो है -6 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 10⁻⁻6, और यहाँ पर देखो ये कॉमन निकालना है, इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाएगा, चलो छोड़ दो, ऐसे समझो भाई। C1 C2 का प्रोडक्ट C² होता था, फिर C1 प्लस C2 का प्रोडक्ट 2C होता था, तो C²/C ही बचता है। उसी तरीके से अगर ये माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाय इन दोनों का एडिशन माइक्रोफैरड अलग से होता था, तो कैंसिलेशन में एक ही माइक्रोफैरड बचता है, ये बच गया 10⁻⁻6 10⁻⁻6। ओके ठीक है, तो ये 2.4 होता इंटू 10⁻⁻2, मतलब 24 10⁻³ आता, तो 24 मिली जूल आंसर आना चाहिए। पावर का काम करना पड़ेगा, पावर पर काम करना पड़ेगा। सॉल्व करने वाला तो मतलब आगे वाली चीज़ है भाई, ये तो फिजिक्स चल रहा है। फिजिक्स में माइक्रो मिली नैनो पिको इस पर काम करना पड़ेगा। चलो ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, the space between the plates, if the distance between the plates is d, area is a, the energy stored in a capacitor। चारों ऑप्शन में आपको इप्सिलॉन नॉट और E दिख रहा है, मतलब एनर्जी डेंसिटी जो था हाफ इप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, तो एनर्जी वाज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम था, तो हाफ ऑफ इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और वॉल्यूम, तो दो प्लेट से भी इस तरीके की प्लेट थी, इसका एरिया जो था A था और इन दोनों के बीच का सेपरेशन D था, तो वॉल्यूम हो गया A इंटू डी, तो ये होगी एनर्जी स्टोर्ड। ये था एनर्जी डेंसिटी नोटेशन के हिसाब से, और ये एनर्जी, तो कितना आया हाफ इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी। ठीक है, यस। उसके बाद में 4 capacitors each of capacity 2 microfarad are connected as shown in the figure, VA VB is 10, energy stored। तो चलो ठीक है, सबसे पहले इसका कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरड, इन दोनों का मिला के 4 माइक्रोफैरड, और फिर वापस से आ गया 2 माइक्रोफैरड। ये तीनों के तीनों सीरीज में है। अभी इनका रिजल्टेंट कैपेसिटी कैसे निकाले, तो भाई देखो 1/C इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2, ऐसे निकालना पड़ेगा। तो इनको डिनोमिनेटर सेम कराना कभी भी, तो 2/4 प्लस 1/4 प्लस 2/4 ऐसे कर दो। फिर उसके बाद में ध्यान रखना 1/C इज इक्वल टू 2 3 4 5 5/4, तो C का मतलब हो गया 4/5 माइक्रोफैरड। ये हो गया, यहाँ तक ला दिया मैंने। इसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट किया, क्रॉस कर दिया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 10 वोल्ट। तो एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ ऑफ CV स्क्वायर, तो हाफ ऑफ C है 4/5 माइक्रो 10⁻⁻6 और V है 10, तो 10 का स्क्वायर करा दिया। तो ये आ गया बच्चों 2/5 10⁻⁻6, ये 10⁻4 आ गया, एक्सट्रीमली सॉरी 10⁻2 आ गया। तो फिर क्या आ गया 0.4 10⁻⁻4। ये आ गया बच्चों 400 10⁻⁻7 400 10⁻⁻7। यस, आगे देखो 600 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट बैटरी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, वापस से हाफ ऑफ CV स्क्वायर, तो हाफ ऑफ C 600 माइक्रो और V 250 का स्क्वायर। फिर देखो ये आ गया 300 10⁻⁻6, इसको मैं कर दूंगा 625 और 10 तो 10⁻2, ऐसे ही करना होता है भाई। 3 इंटू 625 10⁻⁻6, इसके 2 0 इसको दे देता हूँ मैं 10⁻4, तो इसका कितना हो गया भाई 25 होना चाहिए ना, हाँ 18 10⁻⁻2, तो 18.75 आना चाहिए।
18.75 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। देन amount of work done in increasing the voltage across the plate of capacitor from 5 volt to 10 volt and from 10 volt to 15 volt। तो देखो अमाउंट ऑफ वर्क डन बताया तो हाफ ऑफ, यहाँ पर कैपेसिटर है तो C। देखो क्या होता है, जब एनर्जी स्टोर्ड होता है तो हाफ CV स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पर 2 वोल्टेज दिया है तो 2 वोल्टेज के लिए वर्क डन इज हाफ ऑफ, तो वर्क डन इन इंक्रीजिंग, ओके। एनर्जी स्टोर्ड हाफ ऑफ C V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ C V1 स्क्वायर। तो वर्क डन प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। देखो इनका डिफरेंस आ जाएगा, हाफ C कॉमन निकल जाएगा क्योंकि इसी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया है। तो W2/W1 के बारे में बात करूँ तो W2 में मतलब पता नहीं, W2 में 10 से 15 तक लाया है तो 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। देखो 10 से 15 तक लाया तो V2 माइनस V1 तो स्क्वायर में, और V1 जब W1 वर्क किया था कब क्या किया था, 5 से लेकर 10 तक, मतलब 10 का स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं बच्चों। W2/W1 का मतलब क्या है, W1 का मतलब क्या था, कुछ नहीं, W था इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 माइनस 100 माइनस 25 125/75 5/3 1.66 1.66 W1 मतलब उसको W कहा जाएगा, रिकरिंग नंबर 1.66 W। यस, ठीक है, गॉट इट। चलो आपको इसकी PDF देना है, ये कर लेता हूँ मैं, भूल जाता हूँ कई बार, इसलिए मैं सबसे पहले इसका काम कर देता हूँ। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच।